हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारी कई सारी सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में बढ़ते हुए हमारी ये लेट्स क्रैक कॉम्प्रीहेंशन 2.0 सीरीज है, जो कि आपके जीएस 2 के पेपर को कवर करेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ऑलरेडी हमारा इसका डे 1 कंप्लीट हो चुका है और अपने डे 1 में हमने 2020 के बैक ईयर के क्वेश्चन के सभी कॉम्प्रीहेंशन को कवर किया था। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज ये हमारा 2019 के पेपर का पूरा एक कॉम्प्रीहेंशन कवर करेंगे और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पिछली क्लास की अपेक्षा ज़्यादा पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको वो सारी ट्रिक पता हैं, तो आप पहले से खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। खैर, बताएंगे तो हम ही, लेकिन आप खुद ही देखना, फटाफट जवाब देते जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपकी लेट्स क्रैक कॉम्प्रीहेंशन 2.0 सीरीज है, जिसका हमारा डे 2 है। ऑलरेडी हमारा डे 1 आ चुका है। उम्मीद है जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो डे 1 को पहले देख लें, तभी ये क्लास आपको और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ पे हमने आपको कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने के काफ़ी मौलिक फार्मूले बताए थे जो कि आपके काम आएंगे। ठीक है, तो बिना देरी की हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि हमने वहाँ पे सब बता दिया है, तो यहाँ पे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। तो आप देख रहे हैं ये 2019 का यूपीएससी का पेपर है। आपको ऐसा ही यूपीएससी का पेपर मिलता है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं या जो पहली बार देंगे एग्ज़ाम, तो उनको पता होना चाहिए ऐसा आपको पेपर मिलेगा। ये पेपर आपको एग्ज़ाम के 15 से 20 मिनट पहले मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका 2:30 पे एग्ज़ाम होता है, तो ये आपको पेपर 2:10 पे मिल जाता है। और एक और बात बताएं, यूपीएससी का एग्ज़ाम लेने वाले जो भी लोग होते हैं ना, वहाँ पे इतने अच्छे होते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो। बोर्ड के एग्ज़ाम ज़्यादा कठिन लगता है, लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम उतना ही सरल है। बड़े अच्छे से आपसे बातचीत करेगा पूरा स्टाफ। क्यों? क्योंकि जो स्टाफ होता है ना, उसमें 90% जो स्टाफ होता है वो भारत सरकार का होता है। कोई डिफेंस मिनिस्ट्री में होगा, कोई होम मिनिस्ट्री में होगा, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री में होगा, वैसे लोग आते हैं वहाँ पे। ठीक है, मतलब ऊट पटांग टाइप के लोगों को नहीं रखा जाता है और बड़ी विनम्रता से आपसे बातचीत करेंगे। अगर आप कहोगे ना सर पानी, तो आपको गिलास खुद ही वो लेके आएंगे और आपके पास रख देंगे। और इस समय तो कोविड-19 के कारण तो कहा गया कि आप खुद ही अपनी बोतल लेके आइए, लेकिन बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं, तो डरना नहीं है। ठीक है, और एक और बात, जब बाकी तो हम एग्ज़ाम के जब होगा ना तो बताएंगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें कि एग्ज़ाम के हॉल में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, वो भी बताएंगे। बट अभी हम आपको ये बता दें कि ऐसी आपको सीट मिलेगी। यहाँ अपना रोल नंबर आप लिखिएगा। ये जो आपकी है ऊपर बुकलेट ए, तो अगर ए है तो आपको ए अपना भरना पड़ेगा, बी है तो बी। एक एग्जाम सेंटर में चारों की चारों ये बुकलेट होती हैं। लोगों को लगता है कि केवल एक होती होगी, बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर ए मिली है तो आपके पीछे वाले को बी मिलेगी, उसके पीछे वाले को सी और उसके पीछे वाले को डी। ठीक है, तो कोई सिमिलरिटी नहीं हो पाती। ठीक है, 80 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, बस इतना आपको समझना है और कुछ भी यहाँ समझने की आवश्यकता नहीं है। ये श्री आईएएस का वहाँ लोगो लगा नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा लोगो है, समझ गए? तो देखिए, पहला पैसेज आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, हम देखो जानते हो आप लोगों को इसी पेपर में क्यों करा रहे हैं, क्योंकि अब आप जब 7 से 8 पेपर ऐसे कर लोगे तो आपको ये बच्चे लगेंगे वहाँ पे, अरे यार ये तो हम कर लेंगे, इसीलिए हम आपको करा रहे हैं। और हम आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, हालांकि ये कॉस्टली है, बट हम ये आपको रिकमेंड करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों के पास पैसे हैं थोड़े बहुत, मतलब 400 से 500 के आसपास पैसे हैं या 1000 रुपये के आसपास पैसे हैं, ठीक है, या हम खुद ही कोशिश कुछ कर रहे हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें अरेंज कराएं, मतलब इतना पैसा हम आपको प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो हमारा प्रयास ये, जो बच्चे सीरियस हैं, सच में जो तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास पैसे की दिक्कत हो, ठीक है, और वो ये पेपर चाहते हैं, क्लियर, तो हम उनको पैसा पे कर देंगे और वो ये पेपर ओरिजिनल निकलवा लेना। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल की तैयारी एक घर बैठे ही लगेगी। मतलब आप 2014 से 2020 तक का ये ओरिजिनल पेपर पीडीएफ निकलवा लें। ठीक है, और आप में से जो 2020 तक का हो गया इसमें, और वैसे ही आप कोशिश करें 2014 से 2020 तक का यूपीएससी का प्री का पेपर निकलवा लें। ओरिजिनल निकलवाएं, वो वाले नहीं, वो तो बुकलेट होंगी। ठीक है, तो आप जब ये निकलवा लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप जब सॉल्व करने को बैठेंगे ना तो आपको रोज़ लगेगा कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना। मैं जब पहले बच्चों को जिनको पढ़ाता था तो उनके लिए सबके लिए यही पेपर निकाल के उनको दिए थे
और उसका एक अलग परिणाम आया था। ये बात अलग है कि वो लोग एग्ज़ाम के पहले ही छोड़ के चले गए थे, इसलिए एग्ज़ाम ने भी उनको फिर छोड़ दिया। जो फार्मूला मुझे बताना था वो एग्ज़ाम के पहले ही चले गए, तो फिर मैंने उनको बताया भी नहीं। और वैसे भी सबको थोड़ा ना सब कुछ बताना चाहिए, ठीक है। तो वही बात है, तो आप में से जो लोग कैपेबल हों वो निकलवा लें, और जो कैपेबल नहीं है, जिनकी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उनको हम सपोर्ट कर देंगे। लेकिन वही बात है, उन्हीं बच्चों को जिनका रजिस्ट्रेशन हमारे पास आया होगा और जो रियल में गरीब होंगे, ठीक है, तो हम उनकी हेल्प कर देंगे इस चीज़ में। क्लियर? तो वही है कि बस ये है, देखो हमारा एक उद्देश्य आप लोग पढ़ें। पैसा ज़िंदगी में कमाया जा सकता है, पढ़ाई दोबारा नहीं कमाई जा सकती। और ये जो आपका है ना अब मौका, ये दोबारा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो परिणाम आपका बस अच्छा हो जाए, हम ये सोचते हैं। पैसा लाइफ में बहुत कमाया गया है, ठीक है। तो ऐसा आपको पैसेज मिलेगा, आपको अच्छे से पता है सर क्या करना है, कुछ नहीं, नीचे क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस परिच्छेद में कौन सा मुख्य विचार अनुगत किया गया। ऐसे जब शब्द आया करे ना, तो एक काम करो, आप लोग एक बुकलेट बना लो, ठीक है, छोटी सी कॉपी, तो वहां पे लिख लिया करो कि मुख्य विचार अनुगत होता है, मुख्य विचार अभिव्यक्त होता है। अनुगत का मतलब होता है अभिव्यक्त होता है, प्रदर्शित होता है, ठीक है। ऐसे जटिल शब्द ही तो हमको घुमाते हैं, ठीक है। मुख्य विचार क्या दर्शा रहा है या क्या अभिव्यक्त होता है, आप इसे लिख लें, अनुगत का मतलब, ठीक। तो क्या कहना चाह रहा, भारत में अस्पृश्यता को राजनीतिक सिद्धांतकारों ने गंभीरता से नहीं लिया है। एक ये निगेटिव पॉइंट मिला, ठीक है। ऐतिहासिक अन्याय किसी भी समाज में अपरिहार्य है और सुधार से सदैव परे है। ध्यान दो ना, सदैव, सदैव, हमेशा परे, मतलब जिंदगी में कभी सुधार ही नहीं हो सकता। हद है भाई, ये गलत है, समझ गए ना। एक्सट्रीम है, मतलब एक्सट्रीम का भी एक्सट्रीम है। फिर क्या है, सामाजिक भेदभाव और वंचन की जड़ें दोषपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में है। मतलब समाज अगर हमारा भेदभाव है और उसमें कोई व्यक्ति अगर रह जा रहा है पीछे, तो उसकी सारी जड़ें क्या इकोनॉमी में ही होंगी। अभी इतनी बुद्धि लगाओ, एक व्यक्ति को हम दोषी थोड़ा ना कह सकते ना, तो इसको भी काट दो, काट दो। अभी इस पे कंफर्म नहीं हो, लेकिन इसको काट दो, कंफर्म इस पे आप हो हमेशा, ठीक है। तो दूसरा तो हमें नहीं चेक करना है। बात आती है ऊपर से यहाँ तक, हालांकि आपको ऊपर वाला भी लग गया होगा कि ऐसा नहीं कि भारत के राजनीतिक सिद्धांतकारों ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर गंभीरता से न लिया होता तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही ना होता, है ना। अस्पृश्यता का आपने देखा होगा, विरोध का अधिकार, ठीक है। तो यही चीज है, ये चीज अब आपने देख ली। अब आपको क्या दिख रहा है कि इसमें हमें ऑप्शन सी, डी या ए, ये तीन दिख रहा है। तो अब फटाक से एक बार पढ़ लो, ठीक है, और आपके काम आ जाएगा। कैसे काम आएगा अब आप देखो, खुद ही समझ जाओगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजनीतिक सिद्धांतकारों को अन्याय जैसे कि अस्पृश्यता के इतिहास को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐतिहासिक अन्याय की अवधारणा में अनेक प्रकार के ऐतिहासिक अपचारों को विचार में लिया गया है, जो किसी न किसी रूप में वर्तमान में भी हो रहे हैं, और उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि उनमें सुधार न हो पाए। सुधार न होने देने के पीछे दो कारण कहे जा सकते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ क्या कह रहा हूं, दो कारण, ठीक है। और यहाँ भी देखो, इसमें कोई संदेह नहीं कि राजनीतिक सिद्धांतकारों को अन्याय जैसे कि अस्पृश्यता के इतिहास को गंभीरता से लेना चाहिए। मतलब क्या है कि उन्होंने उसे लिया है, लेकिन उतनी गंभीरता से नहीं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा, और यहाँ पे आपको देखो दे रहा है ना दो कारण। तो जब दो कारण कह रहा है तो एक कारण हम कैसे मान सकते हैं, ये गलत हो गया, ठीक है। भारत में अस्पृश्यता को राजनीतिक सिद्धांतकारों ने गंभीरता से नहीं लिया है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। लिया है लेकिन उतना नहीं जितना लेना चाहिए। क्लियर? ये तो नहीं कहा ना नहीं लिया, ये कहा है कि उतना नहीं जितना लेना चाहिए। तो ये वर्ड इसी को कॉम्प्रीहेंड करना बोलते हैं, ठीक। फिर देखो क्या कह रहा, एक तो ये कि केवल इतना ही नहीं कि अन्याय की जड़ें इतिहास में गहरी जमी हुई, बल्कि अन्याय स्वयं भी शोषण की आर्थिक संरचनाओं, देख रहे हो, एक सामाजिक है एक आर्थिक है, भेदभाव की विचारधाराओं और प्रतिनिधित्व की रीतियों को संरचित करता है। अब ये वर्ड आपको नहीं समझ में आएंगे, प्रतिनिधित्व की रीतियों को बनाए रखता है, ठीक है। दूसरा ये कि ऐतिहासिक अन्याय की कोटि आमतौर, कोटि का मतलब करोड़ों, ठीक है, कोटि आमतौर पर बहुत से अपकारों, अपकारों का मतलब बुरे, जैसे कि यकारक, जैसे कि आर्थिक वंचन, सामाजिक भेदभाव और मानवता के अभाव के आर पार फैली होती है। देखो इसमें कितने सारे कारण दे दिया, ठीक है। तो इतनी बातें आप जब आप समझ गए तो आप बताओ, यहाँ पे देखो लास्ट लाइन, बल्कि इसलिए कि किसी न किसी प्रकार की अपकार की आमतौर पर भेदभाव की प्रवृत्ति दूसरे अपकारकों से आंशिक रूप से सहायता हासिल कर लेने की होती है। ये भारत में सुधार के इतिहास से सिद्ध हुआ है। ध्यान दे रहे हो,
लाइन क्या कह रहा, भारत में सुधार के इतिहास से सिद्ध हुआ है, और ये लाइन नीचे वाली देखो क्या कह रही है कि इसमें हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये तो गलत हो गया। भारत ने इसने सुधारा है तो ये गलत हुआ हमारा, नेगेटिव, ठीक। अन्याय कभी हो नहीं सकता, जबकि क्या कह रहा, सुधार हुआ है, तो ये भी कट गया। देखो अब चेक कर लो अपना आंसर, मैंने तो पहले ही काट दिया था। मैं अगर कभी इसको सॉल्व करूं तो मैं कभी आपकी तरह इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वही होता है ना, चेक कर लेना चाहिए मैथ की तरह, ताकि बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होकर कह दे कि हाँ पैसे तो मेरा गलत ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा चीज, जैसे हाँ एक बात और बतानी थी, जैसे आप लोग क्या कर रहे होगे, सिंपल सी बात है कि जब मैं यहाँ पे बताता हूँ तो आप कोई ना कोई बुक तो लिए ही बैठे होगे, तो उसमें आंसर की ऊपर नीचे हो जाती होगी, ठीक है। तो यहाँ दो बातें बस मैं आपको बता दूं कि इस पूरे इंडिया में, ध्यान देना, इस पूरे इंडिया में केवल 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिनको कॉम्प्रीहेंशन को कॉम्प्रीहेंड करना आता है पूरे इंडिया में, बाकी किसी को कॉम्प्रीहेंशन को कॉम्प्रीहेंड करना नहीं आता है, ठीक है। और जिनको आता है आपके मास्टर ने उन्हीं से वो ट्रिक्स और टैक्टिक्स ली है, ठीक है। तो हम उसी के आधार पे आपको पढ़ा रहे हैं। अब बात ये है कि जब आपने लिए तो क्या वो ये ट्रिक्स और टैक्टिक्स नहीं पढ़ाते, तो बिल्कुल भी नहीं, उनके पास समय ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने उनसे वो ट्रिक और फॉर्मूले लिए थे, ठीक। ट्रिक और फॉर्मूले लेने का मतलब ये नहीं कि ये चीज़ें मैंने उनसे ली थी, मैंने उनसे ये सीखा था कि आखिरकार यूपीएससी किस चीज़ को ध्यान में रखती है जब वो कॉम्प्रीहेंशन को चेक करती। जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि आपका मौलिक उसमें कुछ नहीं ऐड होना चाहिए, जो दिया है बस उसी से चेक करो, ये लाइन मैंने वहाँ से ली थी। और ये जो फार्मूला है ये मैंने खुद से डेवलप किया था जब बहुत सारे पेपर को एनालिसिस किया, ठीक। तो ये बातें आप समझ गए। तो आप किसी की भी आंसर की मत चेक कीजिए, जो मैं बता दूं वही होगा। एक और रीजन मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, जैसे जो ये आंसर की है ये यूपीएससी से प्रूफ्ड है। 2020 की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2020 की भी 90% मेरी सही ही होती है, ठीक है। लेकिन जैसे 2019 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया, ये सब यूपीएससी से मैच्ड हैं, ठीक है। और कुछ आंसर की ऐसी भी हैं जो यूपीएससी में 4 मान लीजिए 3 गलत होंगे, लेकिन वो हमारे ही सही होंगे, ठीक है। यूपीएससी बाद में उसमें अमेंडमेंट करती रहती है, क्योंकि कोर्ट केस चलता है, वो चलता है। तो निष्कर्ष मोटे तौर पर यही निकलता है, जो मैं आपको आंसर की दे रहा हूँ वो फर्स्ट एंड लास्ट है, ठीक है, उसमें आपको सोचना नहीं है। बाकी जो आपके पास सीसेट के कॉम्प्रीहेंशन के हैं उनको हटा कर रख दीजिए। और एक और बात, ये जो मेरे फार्मूले हैं ये टेस्ट सीरीज में अप्लाई मत करना किसी भी, क्योंकि टेस्ट सीरीज में कॉम्प्रीहेंशन बनाने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है, ठीक है, चेक करने वाला उससे भी बड़ा मूर्ख होता है। तो टेस्ट सीरीज में कोई भी अप्लाई मत करना। जितने भी ट्रिक्स है मेरी ये सब आप यूपीएससी में अप्लाई करना। मैं क्यों आपको यूपीएससी वाले ही करा रहा हूँ, इसीलिए ना, क्योंकि यूपीएससी की लैंग्वेज को यूपीएससी ही समझ सकती है, टेस्ट कोचिंग संस्थान नहीं समझते, ठीक है। तो ये काम मत करना, समझ रहे। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा हमारा डी। क्यों, ऐतिहासिक अन्याय की प्रत्येक अभिव्यक्ति का सुधार करना यदि असंभव नहीं है तो कठिन अवश्य है, ठीक है। मतलब असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। क्यों कठिन अवश्य है, आपने यहाँ पे तो देख ही लिया है, ठीक है, कि ये भारत में हुआ आंशिक रूप से, ये सारी चीजें कोट आम तौर पर बहुत से अपकारक हैं, एक अपकारक नहीं है, क्लियर। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। चलिए, और वो बैलेंस लाइन भी है, थोड़ी देर ध्यान से आप लाइन को भी पढ़ा करें। अभी देखो टाइम आपको लग सकता है, एक कॉम्प्रीहेंशन को करने में हो सकता है आपको अभी 20 मिनट लगेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो 2 मिनट लगेगा। तो इसीलिए मैंने आपके लिए केवल ये 7 वीडियो ही बनाए हैं 2014 से। इन 7 वीडियो को लगभग आप कम से कम 30 बार तो देख ही डालना, ठीक है। और देखना फिर कॉम्प्रीहेंशन, कुछ बच्चों को तो आ गया कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कब जब मैं भेजता हूँ टेस्ट फटाक से ऐसे टिक कर देते हैं, सर मेरे सही हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और थोड़ा अपने आप में परिपक्वता लाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। आर्थिक भेदभाव मिटा देने से सामाजिक भेदभाव मिटता है, ऐसा इसमें कुछ दिया था क्या, नहीं दिया था। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था ऐतिहासिक अपकारों के सुधार का सबसे अच्छा मार्ग है, यहाँ कहीं पे आपको दिया है लोकतंत्र स्थापित करो, ये करो वो करो, कहीं पे दिया है। भारत नाम दिया है लेकिन लोकतंत्र वर्ड तो कहीं नहीं आया। तो जब आया ही नहीं है तो हम अपनी तरफ से बांसुरी क्यों बजाएं, ठीक है। तो ये दोनों काट दो, दूसरा तो कट गया तो सी भी कट गया। पहला इसलिए क्यों, क्योंकि आर्थिक भेदभाव मिटा देने से सामाजिक भेदभाव मिटता है, ऐसा कहीं दिया ही नहीं है। सब चीजों को ध्यान में रखना है। और एक और बात, बुद्धि ये भी लगाओ कि जब आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन सही किया है कि प्रत्येक अभिव्यक्ति का सुधार करना असंभव है,
ठीक है, असंभव नहीं है तो कठिन अवश्य है। ठीक, तो इसका मतलब फिर यहाँ पे केवल एक ही चीज कैसे आ सकती है, समझ रहे? तो ये जानबूझकर गलती कराई गई है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी आपका आर्थिक गलत करवाया गया है। कहाँ गया? हाँ, ये सुधार से कर, एक मिनट को, ये अर्थव्यवस्थाओं वाला, ताकि जो बच्चा सी लगाएगा वो बच्चा वहां पे भी बी लगाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो इसके दोनों आंसर नहीं हुए। कौन सा ऑप्शन हुआ? डी। क्लियर? तो बिना सोचे समझे आपने कर लिए 2 पैसेज, आधा ही पढ़ा आपने। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? पैसेज तो नहीं पढ़ना है। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। सुशिक्षित व्यक्तियों से रहित समाज आधुनिक समाज में रूपांतरण नहीं हो सकता। मतलब क्या? ये अब देखो कितनी मूर्खता वाली बात कह रहा है कि पढ़े लिखे लोग अगर नहीं होंगे समाज में तो वो समाज मॉडर्न नहीं हो पाएगा। भाई साहब, इस देश में कम पढ़े लिखे लोग ही देश को मॉडर्निटी की ओर ले गए हैं। कितना पढ़ा है आपका ये क्या बोलते हैं, मार्क्स ये अरे इसका नाम देखिए, एप्पल का सीईओ स्टीव जॉब्स, बहुत कम पढ़ा है, 10th फेल है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इनको क्या बोलते हैं, ये जो जिसका मैं नाम लेता रहता, स्पेस एक्स का मालिक एलॉन मस्क, कितना पढ़ा है? 10th फेल। सोच सकते हो ये सब कितने कम पढ़े हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? हाइपर लूप टेक्नोलॉजी। तो इतनी बुद्धि लगा लो कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, एक्सट्रीम बातें बोल रहे हो तो इसको कट कर दो। जहां आपने एक को कट किया, ए कट गया, सी कट गया। दूसरा देखो, संस्कृत अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं होती। ये ऐसा लग रहा है कि हाँ, जब हम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति में ज्ञान कितना भी हो, अगर संस्कार नहीं है तो वो ज्ञान बेकार है। जैसे छोटी सी बात मैं हमेशा कहता हूँ ना कि लोग क्या कहते हैं, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि, है ना, महिलाओं का नारी शक्ति जागेगी, 21वीं सदी जागेगी, ठीक है। मैं एक दिन एक कविता पढ़ रहा था, बड़ी गंदी सी कविता उस लड़की ने बोली थी, मतलब शब्द उसमें बड़े गंदे से बोले थे, लेकिन उसकी लाइन एक बोलूंगा कि जो पर्सन किसी लड़की के साथ रेप करता है, ठीक है, वही पर्सन कैंडल लेके फिर कैंडल मार्च निकालता है। ये एक हमारे यहाँ समाज की सबसे बड़ी बुराई है। जो लोग समाज में जब किसी महिला के साथ कोई दुराचार होता है तो वो बड़ा आंदोलन करते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। मैंने देखा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टरों को देखा है कि ऐसा फेसबुक पे अपना एक बनाए हुए भौकाल, जैसे इनसे बड़ा सुशिक्षित और इनसे बड़ा संस्कारी कोई नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत लाइफ में इतने करप्ट हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो वही है, शिक्षा होना और संस्कार होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझ गए। और जब तक आप में संस्कार नहीं है तब तक आपकी शिक्षा पूर्ण नहीं है। शिक्षा कम भी हो चलेगा, लेकिन संस्कार होना जरूरी है। अगर आपके अंदर सम्मान नहीं है, जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ कूड़ा वाला है, ठीक है, इतना संस्कारी है, अपनी ड्यूटी इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबल तरीके से निभाता है कि हमको अपने पे लगता है कि बताओ हम इतने शिक्षित होके इतनी वैसी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभा सकते। सोच सकते हो। तो यही होता है, शिक्षा जरूरी नहीं है, संस्कार जरूरी है। तो इतना आप समझ गए। अब आप ये प्रश्न समझ जाओगे। देखो, शिक्षा जीवन में महान बदलाव लाने की भूमिका निभाती, खासकर इस तेजी से बदलते हुए वैश्वीकरण की तेज गति वाले विश्व में। विश्वविद्यालय बौद्धिक पूंजी के अभिरक्षक का मतलब उसके माता पिता या कस्टोडियन, ठीक है, और संस्कृत तथा विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान के प्रवर्तक हैं। संस्कृति, अब देखो नाम आ गया ना संस्कृत, तो बिना देखे सोचे समझे सोच लो कि भाई संस्कृत दिया है तो पक्का होगा, ठीक है। अब देखना, संस्कृत चिंतन की क्रियाशीलता और सौंदर्य तथा मानवीय भावनाओं की ग्रहणशीलता होती है। केवल बहुत सी जानकारियों से युक्त व्यक्ति ईश्वर की धरती पर सिर्फ एक उबाऊ इंसान है। ध्यान दिया? मतलब अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा जानकारी है, ज्ञान है, लेकिन उसके अंदर संस्कार नहीं है। जैसे यूपीएससी ने एक ऐसे आपसे पूछा था, आपने देखा होगा कि ज्ञान बिना शिक्षा अधूरी है। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो शिक्षा होती है वो एक 2-धारी तलवार की तरह होती है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही, ठीक, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति तैयार किए जाए जिनके पास संस्कृति और विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान दोनों हो, ठीक। अब आप समझ सकते हो क्या कहना चाह रहा है। संस्कृत अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं होती, समझ रहे। तो अपने आप क्या ऑप्शन आ गया, 3 का बी, और जब 3 का बी आ गया तो डी अपने आप कट गया। क्लियर? तो उम्मीद है ऐसे काटा करो और ऐसे कोशिश किया करो। और इसके लिए पेंसिल लेके जाना। और एक बात और बता दें आप लोग, बचपना छोड़ दो, पेंसिल कौन सी खरीद के लाओगे? क्लासमेट की 15 रुपए की पेंसिल देगा, उसमें वो निब डाली जाती है,
हो सकता है 2 से 3 बार शुरू में आपकी वो निब टूट जाए, लेकिन एक कटर और रबर वाली ये वाली पेंसिल मत रखना कभी ज़िंदगी में। यूपीएससी की तैयारी करते हो, क्यों? छीलने में टाइम लगता है, ठीक है ना, तो टाइम आपको बचाना है। उसमें निब पड़ी होनी चाहिए, उसमें 5 से 6 आप निब एक साथ डाल सकते हो। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी वो वाली पेंसिल नहीं यूज की है। बचपन में छोटे में यूज किया, लेकिन जब से पता चली थी कि ऐसी भी एक पेंसिल आती है और एक पेंसिल वो बचपन में आती थी ना छोटी छोटी, वो वाली नहीं लेनी है। लंबी इसमें एक निप आती है, बाहर से डाली जाती है, ठीक है, इसमें निप, तो वो वाली आप ले लेना। जिनको ना पता हो वो हमें टेलीग्राम पे मैसेज करना पर्सनली, हम उनको वाली पिक्चर भेज देंगे, ठीक है, और वही आप लोग दिखा के मार्केट से ले लेना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ गए, पेंसिल जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया ना क्वेश्चन तीसरा। चलिए तीसरा हो गया, अब अगला देखते हैं। अगला ये हमारा चौथा है, चलिए इसको देखते हैं, इसको भी बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण विश्व में व्यापक खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है। ध्यान दो यहाँ पे वर्ड को, बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण विश्व में व्यापक मतलब बहुत ज्यादा खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है, ठीक है। तो अब जब ऐसे दिया है तो यानी कि ऑप्शन गलत है, क्योंकि व्यापक कह रहा, हम मन मनाने के लिए, मतलब दिल है कि मानता ही नहीं है, एक बार फोन कर लें, है ना, पता चला ब्लॉक ही किए बैठे हैं वो, तो मान लिया कि हाँ चलो हमको गलत ही है, तो हमने ये कट कर दिया, क्लियर, और हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया। अब क्या बचा, 3 और 2 3, यानी कि 3 हमारा सही है। इतना कंफर्म हो गए आप, 3 सही है हमारा। अब जब हमें इतना कंफर्म हो गए कि हमारा ये जो 3 है ये सही है, तो बताओ बाबूजी 2 ही को तो चेक करना है, चेक कर लेते हैं। मृदा का क्षरण मुख्यतः मानवोद्भविक है। ध्यान देना क्या कहना चाह रहा, मृदा का क्षरण मुख्यतः मानवोद्भविक। अब इसका अगर जिसको संधि विच्छेद आता है वो कर लेगा, क्योंकि इंग्लिश तो आपको आएगी नहीं, एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। मानवोद्भविक का क्या मतलब होता, मानव हुआ इसका मतलब, प्लस उद्भव, ठीक है, प्लस की, मतलब मानव द्वारा उद्भव इसकी प्रणाली, यानी कि मानव इसका कारण है। यानी कि मृदा क्षरण अगर होती है तो उसका एकमात्र कारण मानव है। हो सकता है मानव एकमात्र कारण नहीं भाई, कभी कभी तो प्रकृति भी ये परंपरा अपनाती है, तो प्रकृति अपनाती तो ये तो गलत हो गया दूसरा। अब दूसरा कट गया, अब ऐसे ही बुद्धि लगा लो। चलो मान लो हमने माना कि आपका पहली बार में उसने फोन रिसीव नहीं किया था, लेकिन दूसरे ने तो बता दिया, जब दूसरे वाले से आप फोन करोगे कि हाँ उसका फोन ब्लॉक है, तो दूसरे से कट कर दो, सबके सब चले गए, कुछ नहीं पढ़ना पड़ा, समझ रहे। अब देख लो इसको, क्या मृदा जिसमें हमारे लगभग सभी खाद्य पदार्थ उगते हैं, एक जीवन संसाधन है जिसके बनने में वर्षों लगते हैं, तथापि ये मिनटों में नष्ट हो जाती है। प्रतिवर्ष 75 अरब टन उर्वर मृदा क्षरण के कारण नष्ट हो जाती है। ये चिंताजनक है, और केवल खाद्य उत्पादकों के लिए नहीं है, ध्यान दो, केवल खाद्य उत्पादकों के लिए नहीं है, समझ रहे। ये मृदा विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक या कार्बन के रूप में रोके रखती है और वायुमंडल में उन्मुक्त होने से बचाई जा सकती है। एक बात बताओ, 75 अरब टन मिट्टी आदमी अकेले कर सकता है नष्ट? नहीं कर सकता ना, दोनों लोग मिलेंगे, प्रकृति और मानव मिलके फिर कंपटीशन करेंगे तब होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका कौन सा आंसर हुआ, बी। लगा लो बुद्धि। पैसेज में नंबर अगर आपके कम आए तो नाम बदल देना श्री IAS एकेडमी का। दावे के साथ कह रहा हूं कि 24 में से 24 करके आओगे, 22 सही होंगे। 3 क्यों मैंने कहा गलत होंगे, यूपीएससी है ना, कभी कभी वो अपने ही आंसर नहीं मानती है। आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी जो पेपर बनाती है, पेपर बनाता है जो व्यक्ति, उसको अगर दोबारा वही पेपर 1 घंटे बाद दे दिया जाए ना, तो वो खुद ही 60+ क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। अपनी बात तो छोड़ो, ठीक है, हालांकि हम तो आपको कराएंगे ही। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां। पैसेज पढ़े क्या, अरे नहीं, वो गंदी बात है, पैसेज नहीं पढ़ना चाहिए। कोई भी आपसे बोले ना पहले पैसेज पढ़ो, कह दो गंदी बात, ठीक है, ऐसे। चलिए 5वां देखते हैं क्या है। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई। किसी समाज में असमानता के होने के लिए आर्थिक शक्ति ही एकमात्र, अब तो भाई साहब आप तो बिना सोचे समझे इसको काट दोगे। एकमात्र कारण गलत है प्रभु मेरे, कैसे आप सोच लिए। और देखो 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 देखो, एक को काटा अपने आप सब कट गए, समझ गए। तीसरा आंसर बचा, बताओ, सोचो कितना कम समय लगा, 30 सेकेंड से भी कम का। पढ़ना ही नहीं है, बाकी छोड़ दो सबको, यही होगा एकमात्र कारण।
समझ गए? इतना मौलिक थिंकिंग आ जाएगी आपकी। बाकी जिसको पढ़ना हो पढ़े, हमें थोड़ा ना पढ़ना है। समझ गए? चलिए ये हो गया। इसको कहते हैं मतलब मेहनत करो लेकिन किससे? दिमाग से, टैक्टिस से। ठीक है, बीटेक इंजीनियर वालों के दिमाग से। हालांकि मैं बीटेक इंजीनियर नहीं हूँ, है ना, सब कुछ पढ़ाता हूँ, तो इसलिए आप लोग कोई भी इंजीनियर बना देना। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्क संगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ठीक है, तो देखिए क्या है। भविष्य में वे किसान लाभ की स्थिति में होंगे जो अपनी पद्धतियों को आधुनिक बनाएंगे और अपने खेतों में विविध फसलें उगाएंगे। ठीक है, ये कुछ सकारात्मक लग रहा है। ठीक, जलवायु परिवर्तन शस्य विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। शस्य विविधता का मतलब जो फसल की विविधता होती है उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। देखो, हर एक फसल के लिए प्रतिकूल नहीं डालेगा। कुछ फसलें ऐसी भी होती है ना जो जलवायु, हॉट जलवायु में, गर्म जलवायु में पनपती हैं, कुछ होती हैं जो ठंडे में पनपती हैं। और एक बात और बताएं, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर मतलब पूरे के पूरे जो ग्लेशियर में अगर पिघल जाए तो उससे क्या होगा? जीएस में क्वेश्चन आया था, और सोचो जीएस की लाइन को उसने यहाँ पे बना दिया। अगर आपका जीएस का बैक ईयर का रिवीजन होता तो इस लाइन को अपने आप एलिमिनेट कर देंगे। और वैसे ही मैं कर रहा हूँ कि जलवायु परिवर्तन शस्य विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। भाई साहब, हमेशा प्रभाव नहीं डालेगा, उसका कुछ अनुकूल भी होगा। तो यहाँ लाइन होनी चाहिए अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव, तो यानी कि ये गलत है। ठीक, तीसरा देखो, प्रमुख फसलों को नई शस्य भूमियों में स्थानांतरित करने से कृषि के अधीन सकल क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होगी। अत्यधिक वृद्धि होगी, वर्ड सोचो, अत्यधिक, बहुत ज्यादा हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, काट दो। ठीक है, डी देखो, जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जो भविष्य में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। मतलब बाकी किसान प्रभावित नहीं करेगा, सरकार प्रभावित नहीं करेगी, बेचारे आंदोलन कर रहे तब से, और कुछ नहीं प्रभावित करेगा, महंगाई नहीं प्रभावित करेगी, केवल जलवायु परिवर्तन प्रभावित करेगा। कैसी बातें करते हो भाई? ठीक है, ये भी गलत हो गया। क्या बचा आपका? ए। लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं होगा ना कि सर इतने लिखे से काट देते हो, हद होती है। तो भाई पढ़ लेते हैं। देखो, जलवायु परिवर्तन के कारण वास्तव में कुछ पादपों को वर्धन काल अधिक लंबे हो जाने, कुछ कह रहा ना, सबका तो नहीं कह रहा, तो समझ गए कि हाँ वो वाला ऑप्शन कट गया। तथापि अपेक्षाकृत अधिक उष्ण, देखो मैंने पढ़ा नहीं था, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं, कभी ये फर्स्ट टाइम पैसेज आपके पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। अभी जब मैंने रिसर्च की थी तब इन पैसेज को पढ़ा था, लेकिन अब ये मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और उस समय तो 2019 का पेपर भी नहीं आया था, समझ सकते हो। तथापि अपेक्षाकृत अधिक उष्ण विश्व के अन्य प्रभावों जैसे कि कीटनाशक, सूखा, बाढ़ के अधिक हो जाने का अहानिकारक होना कम हो जाएगा। ठीक है, विश्व कैसे अनुकूलन करेगा? मतलब पूरी तरह प्रतिकूल नहीं है। अनुसंधानकर्ता ये मानते हैं कि 2050 तक मक्का, आलू, चावल, गेहूं, इन 4 पर्ण वस्तुओं की उपयुक्त शस्य भूमियां बदल जाएंगी, जिनसे कुछ जगहों पर किसानों को बाध्य होकर नई फसलों का रोपण करना पड़ेगा। तापमान से कुछ कृषि भूमि को लाभ पहुंच सकता, कुछ नहीं। देख रहे हो वही लाइन जो मैंने थिंकिंग करके बताई थी। इसीलिए कहता हूं अपनी बुद्धि में थिंकिंग का अगर थोड़ा सा सॉफ्टवेयर डाल लोगे ना, बिना किताबें चौपतिया सिलेबस खत्म किए ही सब कुछ लिखाओगे। एकमात्र जलवायु ही उपज को निर्धारित नहीं करती। देखा, राजनीतिक परिवर्तन भी, विश्वव्यापी मांग भी, कृषि, देखो जो मैंने सोचा वही देखो हुआ, और ये रियलिटी है। अब मैं कसम असम तो आपके सामने खाऊंगा नहीं, आप भी कहोगे कि यार क्या मजाक करते हो, ये रियलिटी है। मैंने पूरा पैसेज नहीं पढ़ा था, और मैंने बस थिंकिंग करके ऑप्शन को बता दिया, और देखो वही सब लिखा था, समझ गए। तो इसीलिए कहते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, बताइए, ए। ठीक है, तो ये इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब बात आती है हमारा छठा पैसेज की। ठीक है, छठा पैसेज क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7वां। तो इसी को देखते हैं क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को, उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्क संगत, वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है? हाथ की समान संरचना वाली विभिन्न जातियों का, स्पीसीज का होना जैव विविधता का उदाहरण है। हाथ की समान संरचना, एक बात बताओ, सबके हाथ अगर एक जैसे होंगे तो वह जैव विविधता होगा, जैव समानता होगी। ठीक है, अगर उनमें सब कुछ अलग अलग है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं जैव विविधता। क्लियर? चलिए अगला इसमें देखिए, विभिन्न जातियां हाथ पैरों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए करती हैं, ये जैव विविधता का उदाहरण है। हद होती है भाई, हाथ पैर को अब हम बता देंगे जैव विविधता है। मनुष्य और उर्वरक उपयुक्त जंतुओं के हाथ पैरों में समान संरचना का होना क्रम विकास में हुए संयोग का उदाहरण है। अरे भाई,
मनुष्य और उपर्युक्त जंतुओं के क्रम विकास का साझा इतिहास है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं पैसेज को। देखो, चमगादड़ के पंख चमड़ी की परतों की तरह दिखाई दे सकते हैं, किंतु अंदर अंदर चमगादड़ की ठीक वैसी 5 उंगलियां होती हैं जैसे औरंग उटेन या मनुष्य की होती हैं। साथ ही वैसी कलाई जुड़ी होती, कलाई की हड्डियों के गुच्छ से जो कि बाकी लंबी हड्डियों से जुड़ी होती। इस बात से अधिक विलक्षण और क्या हो सकता है कि मनुष्य के हाथ जो कसकर पकड़ने के लिए बने, खोदने के लिए बने, छछूंदर के हाथ घोड़े के पांव, सूस के पाद। सूस का पाद क्या होता है? कुछ लोग तो कुछ और समझ गए होंगे, है ना, वो पुद्दू वाला पाद, खाना खाने के बाद, वो वाला नहीं। ठीक है, सूस के पाद, पाद का मतलब होता है पैर। ठीक है, और चमगादड़ के पंख, ये सब एक ही प्रतिरूप में बने हो। इसका क्या मतलब है? इस लाइन को सही से कौन अभिव्यक्त कर रहा है? क्या यहाँ कहीं जैव विविधता दिया है वर्ड? कहीं पे बताओ जैव विविधता वर्ड है? नहीं है। क्या यहाँ पे जैव विविधता वर्ड है? नहीं है। क्या यहाँ जैव विविधता वर्ड है? नहीं है। ठीक है, मनुष्य और उपयुक्त जंतुओं के हाथ पैर में समान संरचना का होना क्रम विकास में हुए संयोग का उदाहरण। संयोग का मतलब क्या? अपने आप बन गए तो इसलिए सब हो गए, ऐसा नहीं है, एक क्रम विकास है। डार्विन को आपने पढ़ा होगा ना, बानर से कैसे मानव बना है, तो क्रम विकास होता है कि मनुष्य का आकार, खोपड़ी, होमो सेपियंस कैसे बना होमो इरेक्टस से। ठीक है, तो इतनी थिंकिंग कर लो। देखो, अगर आप लोग पैसेज पढ़ लोगे ना तो बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, बड़े अच्छे अच्छे इसमें कंटेंट आते हैं। जैसे पैसेज हो गया, हिंदी का जो कंपलसरी पेपर होता है और इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर होता है, ये बहुत कुछ सिखा देते हैं हमें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया 7वां। चलिए 8वां देखते हैं क्या है क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा होगा कोई ना कोई। चलिए, ये 8वां क्वेश्चन है अपना। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है। देखिए, सिंपल सा, भूमंडलीय तापन का उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। नंबर 1, भूमंडलीय तापन का इस ग्रह के जैव विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस ग्रह के। ठीक है, भू संयंत्रों के पृथक होने से वायुमंडल में कार्बन की विशाल मात्राएं, वर्ड क्या आ गया? विशाल मात्राएं। तो विशाल का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी। इसको काट दो। अब दूसरा आप कट करो, ए कट गया, आपका डी कट गया। ठीक, अब यहाँ चेक करो, तीसरा तो है सही, समझना यहाँ पे, यहाँ चेक करो क्या कह रहा, तीसरा तो है भाई सही। चेक करना है चौथा, तो चौथे को चेक कर लो। ठीक है, इससे बोलते हैं टाइम बचाना। ठीक, वर्तमान मानवकृत भूमंडलीय तापन से अंततः ठीक वैसी स्थितियां हो जाएंगी जैसी 56 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। हमको पता है कि 56 मिलियन वर्ष पहले वही थी, बताओ पता है हमको? नहीं पता है ना, तो नहीं हो सकती, हमें नहीं पता हो सकती। अब देखते हैं क्या कि यहाँ पे पहले तो आप एक चीज देख लो कि यहाँ कहीं पे, एक बात बताओ, यहाँ कहीं पे 56 मिलियन दिया है? हाँ, ये दिया है। अब यहाँ पे इसको पढ़ना ध्यान से, क्या लगभग 56 मिलियन वर्ष पूर्व अटलांटिक महासागर पूरी तरह फैला नहीं हुआ था और जंतु जिनमें शायद हमारे प्राइमेट पूर्वज भी शामिल थे, एशिया से यूरोप होते हुए उत्तरी अमेरिका तक पूरे ग्रीनलैंड में चलकर जा सकते थे। पृथ्वी आज की अपेक्षा अधिक उष्ण है, किंतु जैसे जैसे पूरा नूतन युग समाप्त हुआ और आदि नूतन युग प्रारंभ होने लगा, यह और अधिक बल्कि तेजी से आमूल रूप से उष्ण होने वाली थी। अब यहाँ पे बुद्धि लगाना, अगर थोड़ी बहुत अकल है। 56 मिलियन पहले क्या था? अटलांटिक महासागर जमा हुआ था। ठीक है, तभी तो ग्रीनलैंड तक आ चुके। कहने का क्या मतलब, अगर बर्फ हो जाए तो क्या कहते हैं हम 56 मिलियन वर्ष पहले वाली स्थिति में चले जाएंगे। लेकिन ये क्या कहना चाह रहा, गर्मी होगी तो गर्मी से बर्फ जमती है कि बर्फ पिघलती है? पिघलती है ना, तो कैसे 56 वर्ष वाली स्थिति हमारी हो जाएगी? मतलब हंसा करो थोड़ी देर की। एग्जामिनर भी देखो हम लोगों को कितना उल्लू समझता है कि हम लोग इतना भी नहीं समझ सकते हैं कि भाई अगर 56 वर्ष पहले पे हम जाएंगे तो बर्फ जमी होगी ना, वहां पे ऐसा थोड़ा ना होगा कि हम गर्मी में चले जाएं नाव लेके, हेलो जी श्री IAS एकेडमी आ रही है, हेलो जी ये हमारे सारे अभ्यर्थी आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये गलत बात है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए UPSC को आपके साथ, मतलब इतना बड़ा भेदभाव। ठीक है, तो B कट गया आपका और D अपने आप कट गया। ठीक है, अब बचता क्या है, 1 2 और 1 3। अब दूसरे को चेक करना है। दूसरा देखो क्या कह रहा है कि दूसरा तो अपने आप गलत ही हो गया कायदे से। ठीक है, फिर भी आप पढ़ लो। देखो, कार्बन का अति विशाल रूप से, कारण था कार्बन का अति विशाल रूप से भूवैज्ञानिकता अकस्मात निर्मुक्त होना। ध्यान देना, कार्बन का वहां पे विशाल रूप से निर्मुक्त होना। ठीक, यहां पे चेक करो, क्या यहां पे कार्बन निर्मुक्त हुआ था? भू संयंत्रों के पृथक होने से वायुमंडल में कार्बन की विशाल मात्रा निर्मुक्त होती है। मतलब भू संयंत्री कारण थोड़ा ना था,
मेन, समझ रहे, भूसंयंती पृथक होने का कारण नहीं था, बल्कि कार्बन क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे इतना हीट था, मतलब टेम्परेचर के हीटनेस ने भूसंयंतियों को अलग किया, ना कि भूसंयंतियों ने कार्बन को जन्म दिया। ये लाइन अगर आप समझ गए तो बहुत कुछ समझ जाओगे। फिर से समझा रहा हूं कि भूसंयंतियां आपस में, भूसंयंतियों का मतलब सभी जो आइलैंड थे, जितने भी जमीनी स्थल भाग थे, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। जब ये सब स्थल रूप से जुड़े हुए थे तो इनको किसने अलग किया, गर्म टेम्परेचर ने। गर्म टेम्परेचर किससे हुआ, कार्बन से। यहां क्या कह रहा कि भूसंयंतियां जब पृथक हुई तो कार्बन की विशाल मात्रा निर्मुक्त हुई, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे कहना नहीं चाह रहा, होता जबकि यही है, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए, तो इतनी बातें आप समझ गए। पुनर्वेशित नहीं हो पाता है, सूखा कीट, इसमें ऐसा आपसे नहीं कहना चाह रहा। तो ये आपका आंसर यहाँ पे कट गया, यानी कि आपका दूसरा यहाँ पे कट गया। कौन सा बच्चा, आपका सी आंसर बच्चा 8 का, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, बाकी तो मैथ है, वो तो मैथ वाले में पढ़ाएंगे, ठीक है। 11 तक तो ये नहीं है, यहाँ पे 12 13 ये भी नहीं है, ये सब मैथ के सवाल हैं, ये भी कराएंगे, ऐसा नहीं कि इनको छोड़ देंगे, ये भी सारे सवाल कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, ये है परिच्छेद, ठीक, 21वें नंबर पे, ठीक। तो देखते हैं 21वें नंबर क्या कहता है। तो इसको देखिए ऐसे, उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कपूर्ण और तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, देख लीजिए। भारत में समर्थकारी प्रौद्योगिकियों का विकास इसके निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ा बढ़ावा बन सकता है। बड़ा वर्ड आया है ना, समझ रहे होगे, इसको काटना है। आसन्न सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अपनाने के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। और आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे क्या क्या उपयोग हो सकते हैं और उस पर क्वेश्चन पूछा था उसी वर्ष 2019 में, ठीक है। आसन्न सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत IoT को अपनाने के लिए भी पूरी तरह तैयार नहीं है। अच्छा, तैयार नहीं होता तो आप क्वेश्चन क्यों पूछते, सोचो, इतनी बुद्धि लगाओ, यानी कि गलत है, ठीक है। सस्ती लो एंड IoT अनुप्रयुक्तियों के विकसित होने से जीवन और अधिक आरामदेह बन सकता है। सस्ती लो एंड IoT, इससे और अधिक जीवन आरामदायक बन सकता है। एक बात बताओ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब हम एक जो बोल रहे हैं ये अपने आप होता रहेगा, बाकी हमें ब्रश कराने का इंटरनेट ऑफ थिंग्स आएगा कि हम सोचे ब्रश भगवान हो गया, ऐसे ही हो जाएगा। हमें मान लीजिए मन है चाउमीन खाने का, हालांकि मैं फास्ट फूड नहीं खाता हूँ, फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे खाते होंगे ना, तो उनकी जीभ भी थोड़ी देर के लिए, इतनी देर से क्लास देख रहे हो तो आपको भी लग रहा होगा कि थोड़ी बहुत चाउमीन मिल जाती तो अच्छा लगता, ठीक है। तो चाउमीन मन है खाने का, तो अपने आप जोमेटो वाला भेज दिया और हमारे अंदर आ गई और हम खा भी लिए, ऐसा नहीं हो सकता ना, इतनी भी आरामदेह नहीं बना पाएगी। तो ये क्या एक तरीके का एक्सट्रीम है। फिर देखो, जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, कतिपय IoT अनुप्रयुक्तियों से इंटरनेट सुरक्षा को होने वाले भारी खतरे को पहचानना आवश्यक है। ये तर्कसंगत लगता है, क्यों तर्कसंगत कह रहा है ना, और सर्वाधिक कह रहा है, तो इस लाइन को भी ध्यान रखा करो। आपको सिमिलर लग जाएंगे, लेकिन यहाँ जो वर्ड सर्वाधिक है ना, वो उन सब में भी श्रेष्ठ को चुनने के लिए कहता है, ठीक है। तो आप समझ गए क्या होगा, डी। आपका दिल हो सकता है ना मान रहा हो, चलो पढ़ा देते हैं फिर भी इसको। अल्प साधन लो एंड IoT उपयुक्त उपकरण सस्ती वस्तुएं, इनके सुरक्षा के साधन शामिल करने से इनकी लागत बढ़ जाती है। समझ सकते हो, आरामदेह जिंदगी की हम बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब सस्ती होंगी तो इनकी उपयोगिता दिक्कत कर देगी, इसके लिए हमें सिक्योरिटी इसकी चाहिए, ठीक है, सुरक्षा चाहिए। तो अपने आप आंसर आपको मिल गया। बाकी आपको पढ़ा दे रहे फिर से। इस श्रेणी के वस्तुएं नए प्रयोगों के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रही अनेक गृह उपयोगी, ताप स्थापित, सुरक्षा और मॉनिटरिंग अनुप्रयुक्तियां और व्यक्तिगत सुविधा अनुप्रयुक्तियों की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार स्वस्थता पर दृष्टि रखने वाली अनुप्रयुक्तियां, कतिपय चिकित्सीय अंतरोग, इम्प्लांट्स और कारों, ऑटोमोबाइल्स में प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर जैसी अनुप्रयुक्तियां। उतनी देर से आप लोग सोच रहे होंगे कि अनुप्रयुक्तियां क्या है, तो देख लो भाई, अनुप्रयुक्तियां किसको हम कहते हैं, एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये आप समझ गए, तो ये आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर, कि जितनी भी ये एक तरीके की एप्लीकेशंस हैं उनका क्या मतलब यहाँ पे उपयोग हो सकता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए आपको यहाँ पे, हाँ ये देखिए, इम्प्लांट्स और कारों में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर जैसी अनुप्रयुक्तियां भी इसी श्रेणी में आती है। उम्मीद है कि IoT कई गुना से रफ्तार बढ़ेंगे, किंतु सुरक्षा की चुनौतियां, ठीक है। लास्ट लाइन कह दे रही, तो लास्ट लाइन सब समझ गए। चलिए अगला आर्टिकल इसमें देखते हैं, अगला क्या है, ये तो हो गया हमारा,
हाँ, अगला काफ़ी अच्छा है, इसको देखिए 22 नंबर, 22 में तो 2 हैं, मतलब 22 और 23 भी है। तो इसको देखिए क्या कह रहा, निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण उपनिगमन है। मतलब उपनिगमन का मतलब अभिव्यक्त करता है, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। वैश्वीकरण भारत के हितों के अनुकूल नहीं है, तो फिर तो जो मनमोहन सिंह सरकार थी वो तो गलत थी, है ना, तो इसको कट कर दो, यानी कि गलत है ऑप्शन। सिंपल सी बात है भाई, वैश्वीकरण भारत के लिए अनुकूल भी हुआ और प्रतिकूल भी हुआ। विश्व स्तरीय भारत वार्ताओं में भारत को अपने डिजिटल प्रभुत्व को बचाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए, ये कुछ सकारात्मक लगता है। भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बड़े आंकड़ों के बदले एकाधिकार किराया प्रभावित करना चाहिए, ये तो गलत हो गया। भारत से बड़े आंकड़ों की हानि इसके विदेशी व्यापार की मात्रा के मान के समानुपाती है। मतलब अगर हमारा बड़ा आंकड़ा लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, विदेशी व्यापार हमारे लिए उतना अनुकूल है, ये तो गलत बात हो गई ना, कि हमारे आंकड़े ज़्यादा जा रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं हमारा विदेशी व्यापार बढ़े, ये नहीं चाहिए हमें। क्लियर, तो अपने आप हमारा डी ऑप्शन कट गया, सी कटा है, ए तो पहले से कटा, बचा क्या, बी। आपका मन होगा, नहीं मान रहा होगा तो दिखा देते हैं, देखो। जैसे जैसे डिजिटल परिघटना अधिकांश सामाजिक क्षेत्रों को पुनर्संरचित करे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताएं अब डिजिटल क्षेत्र पर दृष्टि डाल रही, इस प्रयास के साथ ही इसका एकांतिक रूप से उपनिवेशन करें। विकासशील देशों से बड़े आंकड़े मुक्त रूप से संग्रहित या खनित किए जाते हैं और उन्हें विकसित देशों में डिजिटल आसूचना में रूपांतरित कर दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, कहीं पे इक्वली व्यापार तो नहीं हुआ। यह आसूचना विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करना और एकाधिकार परक किराया वसूल करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब आप बताओ, किराया वसूलती है, यहाँ पे सेवा प्रदान करने वाली एक विदेशी बड़ी कंपनी कारों चालकों का नेटवर्क नहीं है, आने जाने लोक परिवहन सड़कों यातायात चालकों की व्यक्तिगत व्यवहार विशेषताओं आज से संबंधित डिजिटल आसूचना है। अब यहाँ पे कहीं कुछ दिया है आपको वैश्वीकरण की बातें, नहीं दी है। कहीं पे आपको दिया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार प्रभावित करना चाहिए, नहीं दिया है। कहीं पे आपको दिया है कि बड़े आंकड़ों की हानि ये समानुपाती, कहीं कुछ नहीं दिया है। तो क्या आपका बचता है, ऑप्शन बी, ठीक है। जो ना दिया हो उस पर बुद्धि मत लगाओ, और जो नहीं दिया उसके ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब बात आती है निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद के सर्वाधिक निश्चयात्मक रूप से उपलक्षित होता है, मतलब परिलक्षित होता है, ठीक है। क्या है, डिजिटल दिक् स्थान से बड़े आंकड़े बिग डेटा मुख्य संसाधन होते हैं, ठीक है। डिजिटल दिक् संस्थान से बड़े आंकड़े बिग डेटा यानी कि मुख्य संसाधन होते हैं, ठीक है। दिक् स्थान का क्या मतलब है, आप देख लीजिए यहाँ पे, बिग डेटा इज द की रिसोर्सेज इन द डिजिटल स्पेस, ठीक है। मतलब की रिसोर्सेज ये होते हैं उस चीज के, ठीक। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बड़े आंकड़े सृजित होते हैं, जरूरी है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बड़े आंकड़े हों। भारत देखो, इतनी बड़ी इकोनॉमी थोड़ा ना है, लेकिन आंकड़े सबसे ज्यादा भारत से ही जाते हैं, ठीक। बड़े आंकड़ों तक पहुंच विकसित देशों का विशेषाधिकार है। अच्छा, उनके पिताजी ने दुकान खोली थी क्या बड़े आंकड़ों के लिए, ऐसा तो नहीं है ना, इतना तो सोच जाओ। और पहली बात तो ऊपर दिया ही नहीं है ऐसा कोई लाइन। बड़े आंकड़ों तक पहुंच और स्वामित्व विकसित देशों की विशेषता है। अच्छा, मतलब बाकी हम लोग घास छीलने के लिए बने, हमारे यहाँ की जो बेंगलोर की कंपनियां हैं और दिल्ली का जो IT हब है सब ऐसे ही बना है, मतलब कुछ भी कह देते हैं लोग हम लोगों को, है ना। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्या बचा, ए आपका, ठीक है। जिनको ना समझ में आए वो एक बार पैसेज पढ़ लें, और ऐसी कोई घटना ऊपर अगर मिल जाए तो बताएं मुझे, नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या आर्टिकल है। अब तो आप लोग सारी बातें समझ जाते होंगे कि हाँ कहाँ पे ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट करना है कौन नहीं, ठीक। इसमें देखते हैं, उपयुक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण उपनिगमन कौन सा है। छोटे किसानों को प्रोत्साहन देना पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास के बारे में किसी भी कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। इसके लिए रुकते हैं। भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण में निर्धन देशों की कोई भूमिका नहीं होती। अच्छा, बेचारे वो कुछ नहीं करते हैं, हद होती है भाई। तो ये तो कट हो गया आपका। बड़ी संख्या में किसान परिवारों के होने के कारण भारत को बड़ी संख्या बढ़ाया है, इसको कटी करना। जहां तक भविष्य का अनुमान किया जा सकता है खाद्य सुरक्षा की समस्या नहीं होगी। अच्छा, अपने मन से सोच सकते हो कुछ भी। भारत में केवल छोटी जोत वाले किसान हैं क्या, ऐसी बातें पता नहीं लोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो अब बताओ, सारे कट गए, क्या बचा, ऑप्शन ए बचा, ठीक है। फिर भी पढ़ के आपको दिखा देते हैं, पता नहीं आपको लग रहा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ही होता है। जो चीज़ सब मैंने आपको एक दिन बताया था, किसी लड़की ने मुझसे पूछा था कि सर कॉम्प्रिहेंशन मुझे नहीं आता है। मैंने उससे कहा था कि मैडम मुझे 2 मिनट लगेंगे आपको बताने में। बोली सर 2 मिनट में आप कॉम्प्रिहेंशन हमको सिखा देंगे।
हमने कहा मैडम 2 मिनट तो मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो मेरे हिसाब से 30 सेकेंड लगने चाहिए। बोले अगर ना सीखे तो। मैंने कहा ठीक है अभी बताना आप। और जिस दिन सिखा दिया उस दिन से यही बोली सर मेरे ना पूरे कॉम्प्रिहेंशन सही हो रहा है। मैंने कहा बताओ मैं क्या करूँ, गलत करवाऊँ क्या आपके कॉम्प्रिहेंशन। तो यही बात होती है, आप यकीन नहीं होता ना फिर हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ में ऐसा हो जाए कुछ, तो वही बात है। लेकिन वही बात है ना, हम करेंगे और करके रहेंगे। अपना एक नया नारा है, भारत समेत पूरे विश्व के ग्रामीण निर्धनों को मानवकृत जलवायु परिवर्तन में नगण्य योगदान रहा है। देखो ठीक है, विश्व के, पूरे विश्व के, भारत समेत पूरा विश्व, केवल भारत ही नहीं, तथा इसके प्रभावों का सामना करने में वह अग्रिम पंक्ति में, मतलब जलवायु परिवर्तन में इनका योगदान नगण्य रहा है, लेकिन प्रभाव सबसे ज्यादा इन पर पड़े। कृषक अब वर्षा और तापमान के ऐतिहासिक औसतों पर भरोसा नहीं करते और अधिक बारंबार होने वाली आत्यांतिक मौसमी घटनाओं जैसे सूखा और बाढ़ महाविपदाओं के रूप में परिणामित हो सकती हैं और नए खतरे सामने हैं, जैसे कि समुद्र स्तर में वृद्धि और जल आपूर्ति पर पिघलते हुए हिमनदों का प्रभाव। छोटे कृषि फार्म कितने महत्वपूर्ण हैं, पूरे विश्व में लगभग 2 अरब बिलियन लोग भोजन कहीं पे को दिया। भारत में छोटी जोत वाले किसान देश का 41% खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थ उत्पादित करते हैं। अब सोचो 41% करते हैं और हम चाहते हैं 100% हो जाए, कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, जिसका स्थानीय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान है। ये लाइन देखो, मतलब योगदान ये कम करते हैं लेकिन इनका उत्पादन ये कम करते हैं लेकिन इनका योगदान ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए, इन्हीं को प्रमोट करना चाहिए। यही आपसे कहना चाह रहा। ठीक, तो 24 का ए होगा। बाकी आपने देखा होगा कोई लाइन किसी से मिल ही नहीं रही है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, अब मैंने पैसेज तो पढ़ ही लिया, तो ये वाला क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखिए भारत में खाद्य असुरक्षा की संभावित समस्या है, ऐसा नहीं कह रहा भारत में खाद्य असुरक्षा की समस्या ही है, संभावित मतलब खाद्य असुरक्षा हो सकती है। तो ये वर्ड एक बैलेंसिंग वर्ड होता है, तो बिल्कुल सही, यानी कि पहला सही है तो सी भी सही होगा, डी अपने आप गलत हो गया। ऐसे काट लिया करो तुरंत पेंसिल से। ठीक, अब देखो क्या कह रहा, भारत को अपनी आपदा प्रबंधन की क्षमताएं मजबूत करनी होंगी, बिल्कुल सही बात है, भविष्य की बातें कर रहा। तो हमारा एक क्या सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, और जब दूसरा सही हो गया तो दोनों वाला विकल्प टिक कर दो। 25 का सी। ठीक है, उम्मीद है आपके सही हो गए। चलिए अब आपको हम 26वां बताते हैं। 26वां कहाँ पे, गला बैठ रहा है बहुत तेजी से, खैर क्लास तो कवर ही करानी है। क्लियर। चलिए देखिए 26वां क्या है, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे एक दिमाग और लगाया करो कई बार। ठीक है, क्या, जब भी आपको क्वेश्चन भी पढ़ना हो ना तो उसमें भी ऑप्शन चेक कर लिया करो। क्या कि अगर हमें तीसरा ऑप्शन पता चल जाए या पहला पता चल जाए तो अपने आप पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, अगर आपको तीसरा और पहला पता चल जाए तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चेक करो, क्या तीसरा ऑप्शन पहले चेक करो कि जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा करना निवेशकों के लिए भारी जोखिम है। सही बात है, पॉजिटिव बात है, तो यानी तीसरा सही है। तीसरा सही है, पहला कट हो गया। अब पहला कट हो गया तो बाकी तो सब में तीसरा है, पहला चेक करो। ठीक, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सरकारों और कंपनियों को पर्याप्त रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, केवल सरकार की बात नहीं कर रहा, अगर केवल देता तो ऑप्शन गलत हो जाता, यानी कि पहला भी सही है, तो पहला और तीसरा सही है, यानी कि सी डी सही है। ठीक है, अब ध्यान देना बी अपने आप गलत हो गया। अब सी डी में लगता है क्या दूसरा सही होगा, तो चेक कर लेते हैं। आत्यांतिक मौसम की घटनाओं से भविष्य में सरकारों और कंपनियों का आर्थिक विकास कम हो जाएगा। अत्यांतिक मौसमी घटनाओं से भविष्य में सरकारों और कंपनियों का आर्थिक विकास कम हो जाएगा, इसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इस लाइन को चेक करने के लिए। तो देखिए क्या है आपकी ये लाइन, बदलती जलवायु और इससे निपटने के लिए सरकारों के, चाहे वो कितने भी अनिच्छुक हों, अंतिम प्रयासों का निवेशकों के प्रतिफल पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वे कंपनियां जो बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का उत्पादन या उपयोग करती हैं उच्चतर करों और नियामक बोझ का सामना करेंगी। कुछ ऊर्जा उत्पादकों के लिए अपने ज्ञात भंडारों को उपयोग में लाना असंभव होगा और उनके पास सिर्फ अवरुद्ध संपदा, स्टैंडर्ड एसिड, तेल और कोयले के वे निक्षेप जिन्हें जमीन में छोड़ देना पड़ता बचे रहेंगे। अन्य उद्योग अपेक्षाकृत और अधिक आत्यांतिक मौसम, तूफान, बाढ़, उष्णा लहरता, सूखा से होने वाले आर्थिक नुकसान से प्रभावित हो सकते हैं। बुद्धि लगाओ, बुद्धि लग गई, लग गई। क्या है, आत्यांतिक मौसम से क्या आर्थिक विकास हर फील्ड में रुकेगा? नहीं, सिर्फ उनमें जो इन पर डिपेंड है। समझ रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट बात है
कि अन्य उद्योगों के लिए केवल आत्यांतिक ही नहीं है, और भी कई कारण रिस्पॉन्सिबल हैं। तो दूसरा हमारा कट गया, क्या ऑप्शन बचा आपका? सी, यानी कि 26 का सी। ठीक है, 27वां देखते हैं। ठीक है, 27वां क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। ठीक है, क्या पूर्व धारणाएं हैं? अवसर की समानता को एक वास्तविकता बना देना भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधारभूत लक्ष्य है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अवसर की समानता होनी चाहिए। क्लियर? फिर क्या है? वर्तमान भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली समतावादी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। अरे भाई, मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और आप ऐसी बातें करोगे तो मोदी जी नाराज नहीं हो जाएंगे, और जब आप ऐसी बातें करते हो तो मोदी जी को गुस्सा आती होगी। ठीक है, तो इस चीज से बचिए। क्लियर? आपको लग गया यहाँ पे? अब यहाँ पे इसको आप काटिए ऐसे थोड़ी देर के लिए। ठीक, अब आगे देखिए, आगे क्या है आपका यहाँ पे? गैर सरकारी विद्यालयों का उन्मूलन और अधिकाधिक सरकारी विद्यालयों की स्थापना ही समतावादी शिक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र। अच्छा, आप लोगों को अब ये नहीं लग रहा है कि सच में एकमात्र वर्ड कितनी बार आया और कितनी बार हम गलत किए हैं? ठीक है, तो इसमें भी गलत करो। एकमात्र आया, तीसरा कट करो, तो तीसरा कट हो गया, सी डी कट गया। अब यहाँ पे देखो, बुद्धि लगाओ। अब आपका ये ऑप्शन नहीं गलत, वो हो जाएगा, दुविधा में डाल देगा। क्यों? क्योंकि जब आपने तीसरा काटा तो क्या बच रहा है? ए बी। ए बी अगर बच रहा है तो यानी कि दूसरा हमारा सही है। गलत क्या है हमारा? पहला हो भी सकता है, नहीं भी। तो अब चेक करो, अवसर की समानता को एक वास्तविकता बना देना भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधारभूत लक्ष्य है। क्या यही लक्ष्य है? तो भाई चेक करते हैं, ऊपर देखो, क्या विद्यालयी उम्र में आने वाले बच्चों की विद्यालयी शिक्षा तक पहुंच होना लगभग विश्वव्यापी है, किंतु गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक पहुंच होने में सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर एक तीव्र ढाल दिखाई देता है। गैर सरकारी विद्यालयों में कमजोर वर्गों के लिए कोटा का उपबंध निःशुल्क और अनिवार्य बाल संरक्षण का अधिकार 2009 द्वारा किया गया। इन कोटाओं ने सामाजिक एकीकरण शिक्षा में साम्य के उन मुद्दों पर एक बहस थी जिनसे गैर सरकारी कर्ता काफी कुछ बचे हुए थे। ठीक है, समता, देखो सिंपल सी बात है, यानी कि अभी गैर सरकारी वालों में नहीं हुआ है, केवल सरकारी में हुआ है। ठीक, समतावादी शिक्षा प्रणाली का विचार जिसका मुख्य ध्येय अवसर की समानता हो, गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की सोच के दायरे से बाहर प्रतीत होती है। समझ रहे हो? अब बताओ, क्या इनका आधारभूत लक्ष्य ये है? बिल्कुल भी नहीं लक्ष्य है, क्योंकि सबके साथ नहीं कोऑपरेट कर पा रही ना। तो जब सबके साथ नहीं कोऑपरेट कर पा रही तो हमारा ये एक ऑप्शन गलत हुआ, और जहां एक गलत हुआ तो बचा क्या? बी। क्लियर? तो उम्मीद है आप समझ। बाकी हम आपको इसकी एक और ट्रिक बताएंगे। जितने भी आप क्वेश्चन ऐसे कर रहे हो ना, इनकी एक ट्रिक बताएंगे। जब वो मैं आपको 8 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा ना, उन बच्चों को जो रजिस्ट्रेशन नंबर फोटो खींच के अपनी, मतलब यूपीएससी का जो आपने फॉर्म भरा है ना, उस फॉर्म की फोटो खींच के अगर हमें आपने पर्सनल भेजा है, फिर से बता दे रहा हूँ, उन्हीं बच्चों को हम संडे को एक वीडियो 2-2 घंटे का दिया करेंगे, जिसमें वो ट्रिक्स और टैक्टिक्स होंगी जो आपके, अगर ये फार्मूले सारे आप भूल भी जाएंगे तो वो भी आपको 60+ करा देंगे। जीएस में 60+ और इसमें आपका 30+। ठीक है, तो वो वहाँ बताएंगे। भाई कुछ तो स्पेशल देना चाहिए ना कुछ बच्चों को। अब पता नहीं कोई यूपीएससी का एग्जाम ही ना दे रहा हो, सहेली के लिए ले जा रहा हो, है ना, प्रेमिका को खुश करने के लिए ले जा रहा हो, या प्रेमी को खुश करने के लिए, तो वो अच्छी बात नहीं होती है, फिर आपका कंपटीशन बढ़ेगा। चलिए 28 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त परिच्छेद द्वारा दिया गया सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक संदेश है? भारतीय परिस्थितियों में तपेदिक साध्य रोग नहीं है। भारतीय परिस्थितियों में तपेदिक यानी कि जो टीबी के मरीज हैं उनको हम वो नहीं कर सकते, उनको मतलब रोक नहीं सकते, उसकी रोकथाम नहीं हो सकती, ऐसी बातें करते हैं। तपेदिक को ठीक करने के लिए निदान और चिकित्सीय उपचार से कहीं और अधिक की आवश्यकता होती है। ये बैलेंसिंग लग रहा है। सरकार की निगरानी की क्रियाविधि त्रुटिपूर्ण है। भाई साहब, मैंने उस दिन भी आप लोगों को कहानी बताई थी ना कि मेरे पिताजी को मतलब कितने इंजेक्शन ठोकते थे वो आके, बताया था। आप में से किसी कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि मेरे पिताजी टीबी के मतलब मरीज जब रहे हैं, तो मैं तो इसको ऐसे ही सही करता क्वेश्चन, इसीलिए कहते हैं दिमाग अपना चारों तरफ दौड़ा के रखा करो। तो वो टीबी के मतलब पेशेंट है तो डूडा से इलाज चलता है। डूडा भारत सरकार की वो है, फ्री इलाज प्रोवाइड कराती है, काफ़ी सारी उसमें संस्थाएं मिली हुई हैं। राहुल द्रविड़ उसका एडवर्टाइज करते हैं, डॉट्स, पक्के इलाज का पक्का वादा। ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट जिला हॉस्पिटल का जो डॉक्टर होता है वो रोज फ़ोन करता था पिताजी को, बाबूजी दवा ले जाइए अपनी,
और वो जानते हो सिर्फ इसीलिए आता था उस हॉस्पिटल में मेरे पिताजी ने दवाई खाई कि नहीं खाई, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी, जैसे उसने 10 पत्ते दवा के दिए और बोला कि 4 दिन में 5 दिन में आप खत्म करके 35 गोलियां होती थी लगभग, तो वो देना आके खाली पत्ते, ठीक है। तो पिताजी क्या करते थे, सारी उसकी गोलियां निकाल के कूड़े में फेंक देते थे और खाली पत्ते ले जाके उसको दे देते थे, और वो खाली पत्ते भारत सरकार के पास जाते थे। तो सरकार इतनी चिंतित होती है। जब पिताजी ने पूछा एक बात बताओ, उससे ही पूछे जानबूझ के, अगर मैं तुम्हारे यहाँ ना हूँ तो बोला सर अगर आप हमारे यहाँ 5 दिन नहीं आएंगे ना, मतलब चेक कराने, तो हमें सरकार सस्पेंड कर देगी और इसके लिए हम आपके घर में स्वयं फिर दवा देने आएंगे। तो मतलब क्या है कि सरकार सजग है, उसकी निगरानी बहुत मजबूत है। तो ये तो अपने आप 28 गलत हो गया। भारत तपेदिक जैसे रोगों से केवल 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 काट दो, पढ़ो ही मत आगे। इसको बोलते हैं देखो टाइम बचाना। आप लोगों से क्या कहा जाता था, पहले पैसेज पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर अंडरलाइन करो, फिर वो करो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर इस पैसेज ही ना करो। यही होता है। भारत में तपेदिक संक्रमित बहुसंख्यक लोग निर्धन हैं, उनको पर्याप्त पोषण, उपयुक्त आवास का अभाव है और बचाव के बारे में उनकी समझ ना के बराबर है। निश्चय पोर्टल सरकार ने बनाया है, ध्यान रखना। ऐसे में तपेदिक परिवारों का सर्वनाश कर देता है, निर्धनों को निर्धन बनाता है, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों को ग्रस्त करता है, उन्हें निर्वासन और रोजगार की बर्बादी की ओर ले जाता है। सच्चाई यह है कि यदि तपेदिक उन्हें भी ना मारे तब भी भूख और गरीबी से मर जाएंगे। और यकीनन जो टीबी होता है ना, उनको होता है जिनको खाना सही से नहीं मिलता है। तो आपको लगा सर आपको तो खाना मिलता होगा, तो ये कहानी है, कभी सुनाएंगे। आप लोग आईएएस बनना, फिर अपनी जब बुक लिखेंगे ना अपनी लाइफ स्टोरी से रिलेटेड, तो लगभग 5 पार्ट में बुक हमारी आएगी, जिसमें 3 पार्ट होंगे हमारी फैमिली से और 2 पार्ट होंगे हमारे। तब आप देखेंगे कि वास्तव में ज़िंदगी में स्ट्रगल होता क्या है। आपने किताबों में भी वो स्ट्रगल नहीं सुना होगा, रियलिटी में जो हम स्ट्रगल करके आए हैं, ठीक है। इसीलिए तो ज़मीन से उतना जुड़े हैं, इसीलिए आसमान में भी रहते हैं, ज़मीन में भी रहते हैं, ठीक है। यदि तपेदिक उन्हें ना भी मारे तब भी भूख और गरीबी से मर जाएंगे। दूसरी सच्चाई है कि इसका गहरा बैठा हुआ लांछन, परामर्श का अभाव, महंगा उपचार और साधन प्रदाताओं, परिवार से पर्याप्त संबल का अभाव, यंत्रणकारी पार्श्व प्रभावों से मिलकर रोगी को उपचार जारी रखने में हतोत्साहित करते हैं, जिसके अनर्थकारी स्वास्थ्य परिणाम होते हैं। मतलब क्या, हर चीज इसमें निगेटिव दिखाई गई है, तो इसके लिए सकारात्मक उपाय अपनाने चाहिए। तो वही बात यहाँ दे दी। अब बताओ, कहीं भारत की बात की थी? नहीं की थी। सरकार की निगरानी की बात की थी? नहीं की थी। परिस्थितियों की बात की थी? नहीं की थी। समझ जाओ, समझ गए। तो आपका ये 28 हमने कंप्लीट करा दिया, क्लियर। अब देखते हैं अगला कौन सा पैसेज है। ये तो आपका हो गया, ये भी आपका हो गया। मतलब ये तो मैथ के सवाल हैं, तो मैथ में कराएंगे, ठीक है। ये किसी काम के नहीं, सब मैथ के। चलिए, ये पैसेज हमारा आया आनुवांशिक। अरे बाप रे, इतना बड़ा पैसेज है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी हम पैसेज कौन पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 41। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। कौन सा उपयुक्त परिच्छेद द्वारा दिया गया सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक संदेश है? जानते हो आप 2019 में आपके 28 ये आए थे कॉम्प्रीहेंशन, है ना। तो ये याद रखना, काफ़ी बार 28 भी पहुंच जाता है, 25 तो मिनिमम है ही, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है आपसे, लोक अनुसंधान संस्थाओं को जीएम प्रौद्योगिकी में अग्रणी होना चाहिए और इस प्रौद्योगिकी की प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए। विकासशील देशों को ये मुद्दा WTO में उठाना चाहिए और बौद्धिक संपदा के अधिकारों का समापन सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अधिकारों का समापन तो हम नहीं कर सकते ना, तो ये नेगेटिव बात कर रहा है, इसको कट कर दो। गैर सरकारी कंपनियों को भारत में कृषि व्यवसाय करने, खासकर बीज का व्यापार करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, ये भी निगेटिव बात ही कह रहा। वर्तमान भारतीय परिस्थितियां आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों की कृषि के पक्ष में, दक्ष पक्ष में नहीं है। हद है भाई, हमने कपास भी बना दिया, बीटी ब्रिंजल भी बना दिया, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तो ये वाला भी गलत। आंसर तो आपका ए निकल आया, ठीक है, बट हम फिर भी पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, क्लियर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी कितने आसानी से हो जाते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, आनुवांशिक रूपांतरण यानी कि जीएम फसलें प्रौद्योगिकी को व्यापक और सुविचारित से अपनाने के मार्ग में जो गतिरोध है वो है बौद्धिक संपदा अधिकार की व्यवस्था, जो ऐसी प्रौद्योगिकी के लिए गैर सरकारी एकाधिकार सृजित करना चाहती है। यदि जीएम प्रौद्योगिकी अधिकांशतः कंपनी चालित हो तो लाभ को अधिकतम करना चाहती है और वह भी थोड़ी ही अवधि में। यही कारण है कि कंपनियां शाकनाशी सहिष्णु, मतलब जो बीज है ना उसी से संबंधित है, ठीक है।
जो छिड़काव दवा वगैरह उनकी बात कर रहा है। और नाशक जीव प्रतिरोधी फसलों के लिए बड़े निवेश करती हैं। ऐसे गुणधर्म थोड़े समय के लिए बने रह पाते हैं क्योंकि काफी जल्दी नाशक जीव और खरपतवार विकसित होने लगेंगे और ऐसे प्रतिरोध पर काबू पा लेंगे। कंपनियों को यह अनुकूल ठहरता है। राष्ट्रीय किसान आयोग ने बात उठाई कि आनुवांशिक रूपांतरण प्राथमिकता ऐसे जीन के समावेशन को दी जानी चाहिए। अब ध्यान दो, राष्ट्रीय किसान आयोग कहाँ होगा? भारत में ही होगा, ठीक है। समावेशन को दी जानी चाहिए, सूखा, लवणता और अन्य कष्टकर प्रभावों के लिए प्रतिरोध प्रदान करने में सहायक हो। सिंपल सी बात क्या कह रहा है? प्राथमिकता दी जानी चाहिए जीन के समावेशन में। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो जीन की टेक्नोलॉजी है उसको हमें प्रोवाइड करना चाहिए, उसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन लाना चाहिए। तो वही बात है, संस्थान का नाम दिया है, संस्थान आपसे कह रहा है। बाकी ये कोई बात यहाँ दी है? WTO की कहीं बात आई है? नहीं आई है। गैर सरकारी कंपनियों की बात आई है? नहीं आई है। समझ गए? मतलब वैसे नहीं आई है कि अनुमति नहीं देनी चाहिए, उसका निगेटिव बता रहा है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा कि उसको समाप्त कर दो। समझ रहे? तो ये चीजें समझा करो। क्लियर? चलिए अब 42वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई। कृषि से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के मुद्दे पर जीएम प्रौद्योगिकियां कंपनियों द्वारा समुचित विचार नहीं किया जा रहा है। ठीक है, कृषि से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के मुद्दे पर जीएम प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा, ध्यान दे रहे हो, समुचित विचार नहीं किया जा रहा। मतलब बस वो है कि अपने कमाने के उसमें लगे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया, तो एक सही हो गया, यानी कि सी सही हो गया, डी अपने आप गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, अंततोगत्वा जीएम प्रौद्योगिकी भूमंडलीय तापन के कारण उत्पन्न होने वाली कृषि समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगी। ऐसी बातें आप कर देते हो कि कभी नहीं कर पाएगी, गलत हो जाता है, अच्छा नहीं लगता ना, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए यूपीएससी को। ठीक है, तो ये गलत हो गया। क्या हुआ? केवल एक सही। आप लोग सोचते हो कि मतलब सर आप रोने लगते हो क्या? तो रोता थोड़ा ना, मतलब यूपीएससी वालों पे भी तरस आता है कि बताओ आप इतना सरल सरल क्वेश्चन कैसे बना देते हो। ठीक है, चलिए अगला क्या है 43 हमारा, उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखो ये क्वेश्चन ऊपर वाले का ही था, इसलिए मैंने पैसेज नहीं पढ़ा दोबारा। ठीक है, बाकी आप लोगों के पास तो बैक ईयर रहता है ना, तो उसमें पढ़ा करो, फिर से चेक किया करो। और वैसे भी जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो आप खुद ही समझ जाते होगे। ठीक है, चलिए हमें तो बस ट्रिक आपको बतानी है, बाकी ज्ञान तो अंदर से ही आपके आएगा। तो क्या है ये, आक्रामक जातियों का उपयोग किसी देश के मरु क्षेत्रों और व्यर्थ भूमियों के पुनर्वासन के लिए किया जाना चाहिए। अच्छा, आक्रामक जातियों का उपयोग किसी देश के मरु क्षेत्र, मरु का मतलब जो मरुस्थलीय भूमियां उनके लिए। विदेशी पादपों के सन्निवेशन के विरुद्ध कानून आवश्यक है। ठीक, कभी कभी विदेशी पादपों के विरुद्ध मुहिम चलाना निरर्थक होता है, ये तो गलत बात है। कभी कभी क्या होता है, ठीक है, चलिए विदेशी पादपों का उपयोग किसी देश की जैव विविधता बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। अच्छा, हम कोई भी विदेशी पादप लेंगे तो हमारा नुकसान नहीं करेगा। इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में आप सुनते होंगे, ये काफी नुकसान करती हैं। तो ए हमारा गलत हुआ। विदेशी पादपों के सन्निवेशन के विरुद्ध कानून अनावश्यक है। ध्यान देना, मैंने जल्दी में पढ़ दिया था आवश्यक, तो अनावश्यक है, ऐसा नहीं है, यानी कि ये भी हमारा गलत हुआ। आवश्यक है कानून। कभी कभी विदेशी पादपों के विरुद्ध मुहिम चलाना निरर्थक हो जाता है, ये बात ठीक है। कई बार होता है कि हम हर चीज का विरोध करने लगते हैं, लेकिन कई बार कुछ चीजें बुरी नहीं होती हैं। क्लियर? तो इसमें हमारा लगभग सी लग रहा है, बट फिर भी हम आंसर के लिए पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, अधिकांश आक्रामक जातियां न तो घोर रूप से सफल है, ना ही नुकसानदेह। ब्रिटेन के आक्रामक पादप ना तो व्यापक रूप से फैले हैं, ना ही खास तेजी से फैलते, और अक्सर ब्रेकेन की तरह प्रबल प्राकृतिक पादपों की अपेक्षा कम परेशान करने वाले। नई जातियों का आगमन हमें लगभग हमेशा ही किसी क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ा देता है। बहुत से मामलों में नवंदकों की बाढ़ किसी प्राकृतिक जात को विलोपन की तरफ नहीं ले जाती, मतलब कुछ ले जाती है। इसका एक कारण कि आक्रामक पादप प्रसूसी झीलों और उद्योगोत्तर व्यर्थ भूमि की तरह की विक्षुब्ध पर्यावरणों को, जहां और भी अधिक जीवित नहीं रहता, उपनिवेशित करने के प्रवृत्त रहते हैं। वे प्रकृति के अवसरवादी हैं। मोटे तौर पर क्या कह रहा, मोटे तौर पर यही कह रहा है कि बैलेंसिंग अप्रोच हमें हर एक चीज में रखनी चाहिए। और वो बैलेंसिंग अप्रोच किस में दिख रही? इसमें, बाकी किसी में आपको बैलेंसिंग अप्रोच नहीं दिख रही। ठीक है, उम्मीद है आपको इसका आंसर समझ में आ गया। चलिए अगला आर्टिकल यहाँ पे देखते हैं। जो ना समझ में उसको वीडियो को पॉज करो, फिर से एक बार सुनो। ठीक है, अगला आर्टिकल क्या है? अगला आर्टिकल है हमारा 44। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई। चलो पेन चेंज कर लेते हैं, बड़ी देर से पेन एक ही चल रहा है, बेचारा परेशान हो गया। ठीक है, क्या है? खाद्य सुरक्षा एक जटिल मुद्दा है जिसके अनेक विध समाधानों की आवश्यकता है। ठीक है,
अनेक विध समाधानों की निगरानी और प्रशिक्षण के लिए जनशक्ति बढ़ाने भारी निवेश करने की आवश्यकता है। ठीक, भारत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नियंत्रित करने तो पर्याप्त विधि निर्माण करने की आवश्यकता है। इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे तीनों के तीनों आंसर बैलेंसिंग हो सकते हैं। ठीक है, बट हम चेक करते हैं। आपको अगर तीसरा पता चल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं क्या हमारा ऊपर यहाँ कुछ ऐसा मिलता है। भारतीय बच्चों में प्रवाहिका डायरिया से होने वाली मौतें मुख्यतः खाद्य और जल के संदूषित हो जाने के कारण होती हैं। कृषि में संदूषित भौम जल और असुरक्षित रसायनों का उपयोग खाद्य पदार्थों का भंडारण और रखरखाव अस्वास्थ्यकर तरीकों से किए जाने से लेकर खाद्य पदार्थों के अस्वास्थ्यकर परिवेश में पकाए और वितरित किए जाने तक ऐसे असंख्य कारक हैं जिनके विनियमन और मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। लोगों को मिलावट के बारे में संगत प्राधिकारियों की शिकायत करने के तरीकों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। खाद्य संक्रामक रोगों की निगरानी करने में अनेक सरकारी अधिकरण शामिल हैं और निरीक्षण कर्मियों के अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसका विचार करते हुए कि शहरी जनसंख्या का कितना भाग अपने दैनिक भोजन के लिए गली नुक्कड़ पर बिकने वाले भोजन पर निर्भर है, गली नुक्कड़ पर भोजन बेचने वाले को प्रशिक्षण और शिक्षण में निवेश करना बड़े महत्व का है। ध्यान दो, यहाँ निवेश की बात कर रहा है, वहाँ मॉनिटरिंग और विनियमन की बात कर रहा। क्लियर, अब इन बातों को ध्यान दो। क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नियंत्रित करने है तो पर्याप्त विधि निर्माण करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये बात आपसे कह रहा है, समझ रहे हो इतनी बातें। क्या यहाँ पे एक बात बताओ, कानून की कोई बात की जा रही है? कानून है लेकिन मॉनिटर नहीं हो पा रहा, विनियमन नहीं हो पा रहा। ठीक है, या क्या कहना चाह रहा कि खाद्य सुरक्षा एक जटिल मुद्दा है जिसके अनेक विध समाधानों की आवश्यकता है। समझ गए? तो ये चीज यहाँ पे एक बात है। निगरानी और प्रशिक्षण के लिए जनशक्ति बढ़ाने में निवेश की, ये दोनों कॉमन फीचर है। इसमें कहीं विधि निर्माण की बात ही नहीं कर रहा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया तीसरा। और तीसरा जो ही गलत हुआ वहीं आपका ऑप्शन ए आ गया। अब दूसरी एक और बात बताएं क्यों गलत हुआ। क्योंकि ये जो वर्ड यहाँ पे दिया ना विनियमन, विनियमन हम किसका करते हैं या मॉनिटरिंग किसका करते हैं? जिसका कानून बना होता है। समझ गए ना? इसी को कॉम्प्रीहेंड बोलते हैं कि आपको इतनी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा। जैसे मेरे से क्लास में कोई बच्चा जब नहीं बोलता है 2 से 3 दिन में, मैं समझ जाता हूँ पक्का गुस्सा हो गया है। फिर मैं उसको फ़ोन करूँगा, उससे विनती करूँगा, हाथ पैर जोड़ूंगा कि अरे बाबूजी बात कर लिया करो हमसे। फिर बात करते हैं बच्चे ऐसे ही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बच्चे बड़े अच्छे हैं हमारी क्लास के, आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलिए 45 देखते हैं क्या कह रहा। ये प्रतीत होता है इस परिच्छेद से, क्या प्रतीत होता है देखते हैं। इस परिच्छेद को तो पढ़ना पड़ेगा, खैर देख लेते हैं फिर भी। ये प्रतीत होता है कि इस परिच्छेद में भवन निर्माताओं के एकाधिकार तथा संभ्रांत समूहों के हितों के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया है। विश्व स्तरीय और सुव्यवस्थित स्मार्ट नगरों की आवश्यकता के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया है। मुख्यतः कामगार वर्ग और निर्धन लोगों के लिए नगरों की योजना बनाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया। नगर आयोजना में जनता के समूहों की भागीदारी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, क्या पढ़ना पड़ेगा, इसको ऐसे क्वेश्चन नहीं निकलेगा। देखो कुछ जब होते हैं ना सीधे पैरा पे बेस कर देते हैं तो उनको पढ़ना पड़ता है। क्या लिखा है? हमारे नगरों की आयोजना में ऐतिहासिक रूप से कामगार और निर्धन लोगों के हितों की उपेक्षा की जाती रही है। ठीक है, मतलब की जाती रही है। ठीक, हमारे नगर वर्तमान रूप से असहिष्णु, असुरक्षित, अधिसंख्य नागरिकों के लिए न रहने योग्य स्थान बनते जा रहे हैं। तथापि हमने पुराने तरीकों स्थिर विकास योजना से ही योजना बनाना जारी रखा हुआ है, जो लोगों के जीवन अनुभवों और आवश्यकताओं से दूरी बनाए रखते हैं। ध्यान देना, हम जो योजना बनाते हैं वो लोगों के यानी कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। और बहुत सारे लोगों, स्थानों, कार्यकलाप और प्रथाओं को जो किसी नगर का अविच्छिन्न भाग होते हैं सक्रिय रूप से शामिल न रखते हुए अन्यथा तकनीकी विशेषज्ञता से लिए जाते हैं। मतलब क्या कि जिन लोगों को उस गांव की, उस नगर की, उस जगह की, उस स्थान की, उस प्रथा की अच्छी जानकारी है, उस नगर से वो जुड़े हुए लोग हैं, तो उनकी बात को तरजीह नहीं दिया जाता, टेक्नोलॉजी को तरजीह दिया जाता है। क्या कहना चाह रहा है ये? कहना ये चाह रहा कि भाई हम स्मार्ट सिटी तो बनाएं लेकिन लोग भी तो स्मार्ट हों, वहाँ रहने योग्य लोग भी हों। तो मतलब क्या कह रहा कि नगर आयोजना में जनता के समूहों की भागीदारी के पक्ष में बात कर रहा है कि जब भी जिस नगर का हम निर्माण करें उसमें लोगों को जरूर पार्टिसिपेट कराएं। लास्ट लाइन आप देखो, सक्रिय रूप से शामिल न रखते हुए अन्यथा तकनीकी विशेषज्ञता से लिए जाते हैं। मतलब जिनको लोकल नॉलेज है हम उनको नहीं लेते। जैसे छोटी सी बात है, आप कलेक्टर बनेंगे,
आपको अगर किसी स्कीम के बारे में अच्छे से जानना है तो क्या करेंगे, किसानों से पहले मिलेंगे ना कि जो किसानों का फंड प्रोवाइड कराता है उससे मिलेंगे, उससे थोड़ा ना मिलेंगे। अच्छी जानकारी तो वही देगा। टेक्नोलॉजी वाला तो ये बताएगा बाबूजी फसल ऐसी हो गई थी, ये हो गया था, इसलिए किसानों को हम नहीं दे पाए, तब तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन हुआ आपका, डी। समझ गए। चलिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ गए। अगला देखते हैं क्या है। अगला हमारा है आर्टिकल 46। हाँ 46 देखिए क्या कह रहा है आपसे। अब ये देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना ऑप्शन वाले, तो इनमें ऑप्शन आप पहले चेक किया करो। देखो क्या है, अगर तीसरा ऑप्शन हमें पता चल जाए तो कट जाएगा, पहला पता चल जाए तो कट जाएगा, दूसरा पता चल जाए तो हमारा आंसर अपने आप निकल आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई कौन कौन सा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। अधिकांश आधुनिक आर्थिक समृद्धि प्रौद्योगिकी प्रगति पर आधारित है। अधिकांश, सभी नहीं दिया यहाँ, अगर सभी देता तो गलत हो जाता। काफी मायने में आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान प्राकृतिक संसाधन आधारित आजीविका के साथ पर्याप्त सहजीवी संबंध को प्रोत्साहन नहीं देती। काफी मायने में मतलब पूरी तरह से नहीं, तो ये भी एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, तो यानी कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। भारत में सेवा क्षेत्र बहुत श्रम प्रधान नहीं है। ध्यान देना, भारत में जो सेवा क्षेत्र है वो बहुत श्रम प्रधान नहीं है, यानी कि उसमें ज़्यादा श्रम की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कंप्यूटर की बात होती, टेक्नोलॉजी की। साक्षर ग्रामीण जनसंख्या संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक नहीं है। ऐसा भाई कौन सी बात है, अधिकांशतः जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो संगठित क्षेत्र में ही तो जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव है, चौथा आप एलिमिनेट कर दो, तो बी डी आपका कट गया। अब क्या बचा, ए और सी। हमें तीसरा बस चेक करना है, दूसरा तो अपने आप सही है ही, तो तीसरा यानी कि भारत में सेवा क्षेत्र बहुत श्रम प्रधान नहीं है, तो इस बात को हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए ऊपर हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़िए। भारत के लोग बहुत अधिक संख्या में निर्धन है, मुश्किल से 10% व्यक्ति संगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। हमें विश्वास दिलाया जा रहा है कि प्रबल आर्थिक समृद्धि से पर्याप्त रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारी अर्थव्यवस्था 3% बढ़ रही थी तब संगठित क्षेत्र में रोजगार 2% प्रतिवर्ष बढ़ रहा था। जो ही अर्थव्यवस्था 60 से 8 बढ़ने लगी, संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की दर वास्तव में घटकर 1% प्रतिवर्ष रह गई। अब यहाँ पे ध्यान देना, संगठित क्षेत्र किसको कहते हैं, सर्विस सेक्टर को। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर की यहाँ पे बात इनडायरेक्टली कह रहा है। क्लियर हुआ यहाँ पे। और इनडायरेक्टली जब ये बात कह रहा है तो हम क्या समझ गए कि हाँ उसमें श्रम की कमी है, यानी कि उसमें रोजगार इतने उत्पन्न नहीं हो सकते, इसीलिए ये यहाँ पे कह रहा भारत में सेवा क्षेत्र बहुत श्रम प्रधान नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। और भारत की बात कही है तो इसलिए भारत की बात हम देख रहे हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन सही हुआ, 1 2 3। ठीक है, बाकी इतनी बातें समझ गए। साक्षर ग्रामीण, निरक्षर ग्रामीण, ये कहीं बात आई थी क्या, नहीं आई थी कहीं पे। क्लियर हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया हमारा 46। अब हमारा देखते हैं 47। ये क्या है क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण निर्णायक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। भारत के दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने के प्रयास सफल नहीं हुए। अच्छा, अपने मन से सफल नहीं हुए। आधे, प्रधानमंत्री जन धन योजना किस दिन काम आएगी। सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए भारत की बैंकिंग प्रणाली में अधिक संख्या में बैंकिंग संपर्कियों और आखिरी छोर के ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए अधिक संख्या में, समझ सकते हो, अधिक संख्या तो अपने आप गलत हुआ। भारत में सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए इस बात की आवश्यकता है कि बैंकिंग संपर्कियों के पास विविध कौशल हो। ये कुछ लॉजिक लगता है। बैंकिंग तक बेहतर पहुंच तब तक असंभव होगी जब तक कि प्रत्येक बैंकिंग संपर्कियों को अनेक बैंकों के लिए काम करने की अनुमति न हो। हद है, ज़्यादा पैसा उसको कमाने के लिए आप कह रहे हो क्या, ये गलत हो गया। तो मोटे तौर पर हमें क्या दिख रहा, सी। ठीक है, बट फिर भी हम अपने आंसर को इसको चेक करने की कोशिश करेंगे। क्लियर, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो भारत में ऐसे बैंकिंग संपर्कियों जो दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पर समझ रहे हो कि लाने की कोशिश करते हैं। वे ऐसा कर सके इसके लिए बैंक लागतों में कोई कमी नहीं कर सकते। वे वित्तीय शिक्षा और साक्षरता में निवेश करने की उपेक्षा भी नहीं कर सकते। बैंक संकर्मी एक तरह से इतने कम है कि उन्हें व्यवस्थागत जोखिम के रूप में नहीं देखा जा सकता।
तथापि भारत के बैंकिंग नियामक ने प्रतिबंध लगा रखा है कि वे केवल एक बैंक के लिए कार्य करें। तो कैसे समझ जा सकते हैं? संभवतः अंतरपणन यानी कि आर्बिट्रेज से बचाव के लिए बैंकिंग तक पूरी पहुंच लाने के प्रयास में तभी सफलता मिल सकती है जब दूर दराज में काम करने वाले आखिरी छोर के ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए और उन प्रबंधकों के लिए जो न केवल आधारभूत बैंक लेखाओं को बल्कि दुर्घटना एवं जीवन बीमा, लघु पेंशन योजना जैसे उत्पादों को सुनिश्चित काम करने में बेहतर प्रोत्साहन उपलब्ध हो। क्या कहने का मतलब है कि इतनी फील्ड में अगर जानकारी है तो कौन होगा? जिसके अंतर्गत कौशल होगा, कुशल विकास होगा, विविध कौशल स्किल्स होंगी। समझ गए? तो क्या हुआ आंसर इसका सही? शी। ठीक है, चलिए अभी भी 6-7 बचे हुए हैं, देखते हैं। ये हो गया 47, 48 नहीं, 48 में तो मैथ है। ठीक है, इसको तो नहीं करना है। चलिए इसमें भी ये नहीं है। ठीक है, ये भी मैथ है, ये भी मैथ है, इसका भी कुछ नहीं है। हाँ ये देखिए काफ़ी बड़ा पैसेज है, काफ़ी बड़ा है मतलब, लेकिन इसमें क्वेश्चन भी 2-3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या हो सकता है। आपको क्वेश्चन दिया, उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णायक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? एक बेहतर नियामक व्यवस्था भारत को इसकी जनसंख्या के यथा उपयुक्त आमाप की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में सहायक होगी। प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को विनियामकों का युक्तिपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। भारत में विनियमन आज की अति प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपने एकीकरण का समर्थन नहीं करते, अपने आप ये गलत है। भारत की नियामक व्यवस्था के विकास में रोजगार के सृजन और आर्थिक समृद्धि के विचार को प्रबल रूप से, प्रबल का मतलब बहुत तेजी से रखना चाहिए, तो ये भी वर्ड गलत होता है। देखो जो ये मैं वर्ड बताता हूँ ना आपको, प्रबल रूप से, एकमात्र, सदैव, इनको लिख लिया करो अलग कॉपी में। ठीक है, और उनको रोज देखा करो, फिर देखना अपने आप कॉम्प्रिहेंशन और इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये डी कट गया, सी कट गया, हमारा क्या बचा? ए और बी, बट हमें चेक करना है। ठीक, एक बेहतर नियामक व्यवस्था भारत को इसकी जनसंख्या की यथा उपयुक्त आमाप की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में सहायक होगी। क्या ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया है? चेक करिए, भारत का आर्थिक पत्रछाप इसकी जनसंख्या को देखते हुए अभी भी यूएस, यूरोपीय संघ और चीन की तुलना में कम है। अन्य अर्थव्यवस्थाओं से सीखने के लिए इसके पास काफी कुछ है, तथापि इसे उन समाधानों को कार्यान्वित करना चाहिए जो इसकी अनूठी परिस्थितियों के अनुरूप है। भारत को वर्तमान अधोगामी उपागम की बजाय एक सहयोग आधारित प्रभावी दीर्घकालिक नियामक व्यवस्था की खास तौर पर आवश्यकता है। ध्यान देना यहाँ पे, ये क्या कह रहा है? नियामक की आवश्यकता है, बेहतर नियामक व्यवस्था को। अब एक बात बताओ, हमारे यहाँ नियामक व्यवस्था है, लेकिन उससे क्या चाहिए? भारत को वर्तमान अधोगामी उपागम की बजाय एक सहयोग आधारित चाहिए। ठीक है, विनियमन वांछित परिणाम लाने का प्रयास करते हैं, तथापि ये न किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक उपकरण के रूप में बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रायः विनियमन रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर पड़ने वाले असर या कम विविध विकल्पों का विचार करने में असफल रह जाते हैं। विनियमों का भविष्य इस्तेमाल भविष्य में और अधिक व्यापक रूप से साझी होने वाली समृद्धि की कीमत पर स्थानीय बाजारों को बचाने में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विनियमों के अनिवार्य रूप से अनेक अनैच्छिक परिणाम होते हैं। ठीक है, आज की अति प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में विनियमन को ऐसे हथियारों के रूप में देखा जाना चाहिए जो अधिकांश नागरिकों के आर्थिक कल्याण को समुन्नत करते हुए लागत के औचित्य के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय लागत लाने का प्रयत्न करें। इस लाइन को ध्यान देना। ठीक है, अब इस लाइन से आप ऊपर का क्वेश्चन चेक करो। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था भारत को विनियामकों का युक्तिपूर्वक, समझ गए, यानी कि ऊट पटांग ढंग का विनियामक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो इस लाइन का क्या कह रहा है कि इसके अतिरिक्त विनियमों के अनिवार्य रूप से अनेक अनैच्छिक परिणाम होते हैं। आज की अति प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में विनियमनों को ऐसे हथियार के रूप में देखना चाहिए जो अधिकांश नागरिकों के आर्थिक कल्याण को समुन्नत करते हुए लागत के औचित्य के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ लाने का प्रयास करें। ठीक है, तो मतलब क्या है? युक्ति संगत हो, और वही बात है, युक्ति संगत हो तो ऑप्शन बी आएगा। कुछ बच्चों को तो गाना याद आ गया होगा, है ना, कि अरे सर वो गाना तो आया था ना अभी जो नया लॉन्च हुआ था जुबिन नौटियाल सर का, है ना, अच्छा गाना था ना। तो अधिकांश लड़कियां शादियों में वही गाने पे अब डांस करने लगी, है ना, कुत्ती मोहब्बत ऐसे कुछ है ना। चलिए 62,
उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं आजकल की वैश्विक अर्थव्यवस्था में। ठीक है, क्या है? विनियमनों का प्रभावी इस्तेमाल स्थानीय बाजारों को बचाने के लिए नहीं किया गया है। अपने आप देखो निगेटिव दे रहा है, तो पहला गलत हो गया, सी भी कट गया। विनियमनों का कार्यान्वयन करते समय सामाजिक एवं पर्यावरणीय सरोकारों की पूरे विश्व में सरकारों द्वारा आमतौर पर उपेक्षा की जाती, पूरे विश्व में। एक्सट्रीम है ना, दूसरा भी कट गया, बचा क्या? डी। समझ गए? तो ऐसे आपको ऑप्शन करना है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा है इसमें? हाँ, ये देखते हैं। देखिए, उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क्लियर? तो देखिए, यदि बच्चों में कुपोषण की दशा आहार नली के जीवाणुओं के कारण होती तो इसका उपचार नहीं किया जा सकता। आज दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसका उपचार नहीं हो सकता? ठीक है, तो ये गलत हो गया। कुपोषित शिशुओं के आहार नलियों में परिपक्व सूक्ष्म जीवों संरोपित किए जाने चाहिए। अच्छा भाई, गलत है, किए जाने चाहिए। ये जो वर्ड होते हैं ना, ये अपने आप में गलत कराते हैं। जाने चाहिए, खाना चाहिए, क्यों चाहिए? ठीक है। कुपोषित माताओं के शिशुओं को माँ के दूध की जगह डेयरी का, अच्छा मतलब मम्मी का दूध ना पिलाओ और डेयरी का डब्बे वाला दूध पिलाओ। शर्म आनी चाहिए भाई। पोषण पर आहार नली के जीवाणुओं के अहानिकारक प्रभावों पर अनुसंधान के नीतिगत नियतार्थ है। मतलब ये आपको लग रहा है नॉर्मल। ठीक है, चेक करते हैं, ऊपर चलिए। ठीक है, क्या है देखते हैं। किसी अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अल्पपोषित तथा सुपोषित शिशुओं और छोटे बच्चों के सूक्ष्म जीवों की तुलना की। कुपोषित और सूक्ष्म बच्चों के मल के नमूनों से आहार नली के रोगाणुओं को अलग किया गया। अब देखो यहाँ अलग किया गया। एक ही उम्र के स्वस्थ बच्चों में पाए गए सुव्यवस्थित परिपक्व सूक्ष्म जीवों की तुलना में कुपोषित बच्चों में सूक्ष्म जीवों अपरिपक्व और कम विविध पाया गया। कुछ अध्ययनों के अनुसार माँ के दूध के रासायनिक संगठन में एक अपरिवर्तित शर्करा पाई गई। इसका शिशु द्वारा खुद के पोषण के उपयोग नहीं किया जाता, तथापि शिशु का सूक्ष्म जीवों संरक्षित करने वाले जीवों इस शर्करा पर, जो उनके खाद्य की तरह काम करता, फलते फूलते हैं। कुपोषित माताओं के दूध में इस शर्करा की मात्रा कम होती है। परिणाम स्वरूप उनके शिशुओं के सूक्ष्म जीवों परिपक्व होने में विफल हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शिशुओं में कुपोषण बढ़ जाता है। कहीं डब्बा वाला दूध दिया? बताओ, कहीं डब्बा वाला दूध दिया? नहीं दिया। कहीं ये दिया कि परिपक्व सूक्ष्म संरोपित किए जाने चाहिए? नहीं दिया। कुपोषण की दशा आहार नली नहीं की जा सकती? दिया? नहीं दिया। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। ऐसे थिंकिंग किया करो आप लोग। ठीक, अगला देख लो क्वेश्चन इसका। ठीक है, क्या है? उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। क्या कह रहा? परिपक्व आहार नली जीवाणु संगठन के कारण, ठीक है, कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के उपचार के लिए एक समाधान प्रसंस्करण जीवाणु युक्त खाद्य पदार्थ है। अपरिपक्व आहार नली जीवाणु संगठन के कारण कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के उपचार के लिए एक समाधान प्रसंस्करण जीवाणु युक्त प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, आपने यहाँ पे भी पढ़ा है कि माइक्रोबायम्स आहार नली के रोगाणुओं को अलग किया एक ही उम्र के बच्चों में। ठीक है, हाँ, परिपक्व सूक्ष्म जीवों की तुलना में कुपोषित बच्चों सूक्ष्म जीवों अपरिपक्व और कम विविध पाया गया। कुछ अध्ययनों के अनुसार, ठीक है, दूध के रसायनों के अपरिवर्तित शर्करा पाई गई। शिशु का सूक्ष्म संरक्षित होने जीवाणु वाले इस शर्करा पर जो उनके खाद्य की तरह काम आता है, फलते फूलते हैं। इस लाइन को ध्यान दे रहे हो? ये लाइन क्या कहना चाह रही है? ये लाइन कहना चाह रही है कि इसका शिशु अपने खुद के अपरिपक्व और कम विविध पाया गया। कुछ अध्ययनों के अनुसार माँ के संगठन में इसका शिशु द्वारा खुद के पोषण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, फिर भी शिशु का सूक्ष्म जीवों संरक्षित करने वाले जीवाणु इस शर्करा पर, जो उनके खाद्य की तरह काम आता है, फलते फूलते रहते हैं। समझ रहे हो? यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पर प्रसंस्कृत जीवाणुयुक्त खाद्य पदार्थ की बात ही नहीं है। समझ गए? बच्चों के उपचार के लिए एक समाधान प्रसंस्करण जीवाणुयुक्त खाद्य पदार्थ है, तो ये गलत हो गया हमारा। क्लियर? कहीं पे प्रसंस्करण की बात ही नहीं है, वो तो अपने आप वहां पे होता है। ठीक, यहाँ पे क्या है? कुपोषित माताओं के शिशुओं में आमतौर पर कुपोषित होने की प्रवृत्ति होती है। सिंपल सी बात है, इसलिए तो यहाँ पे कहा गया है कि कुपोषित माताओं में अगर ये चीज़ होती हैं तो बच्चों में जरूर देखने को मिलती हैं। ये जैसे देख रहे हो है ना, इसके परिणाम स्वरूप शिशुओं में कुपोषण पाया जाता है। मतलब ये लाइन और ऊपर वाली लाइन इसको मिला दो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? एक गलत हो गया हमारा, डी भी कट गया, तो क्या बचा? बी। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। चलिए अब हमारा 65 आया। क्या है 65? देखते हैं इसको। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं।
भूमंडलीय तापन के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हिमनदों के क्षेत्र तेजी से गर्म होते हैं। ध्यान देना क्या कहना चाह रहा है कि भूमंडलीय तापन के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हिमनदों के क्षेत्र तेजी से गर्म होते हैं। कौन क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्म होते हैं? भूमंडलीय के। ठीक है, तो ये अपने आप कट गया, तो ये अपने आप कट गया, तो आपका ए और डी कट गया। हिमनद उतनी जल्दी गर्म नहीं होते, क्यों नहीं होते होंगे आप बताओ, थिंकिंग कर सकते हो? आपको ने पढ़ा है ना सौर विकिरण, सूर्यताप की जब मात्रा किसी वाइट पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ताप प्रवणता भी आप पढ़ते हो, तो वही बात है, इतनी बुद्धि लगा लो। ठीक है, तो हिमनद इतनी तेजी से गर्म नहीं होते, तो पहला ऑप्शन में गलत होगा। वैसे भी तेजी वर्ड आ गया तो गलत होगा ही। फिर देखो, भूमंडलीय तापन के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में समुद्र अर्धस्थलीय अवसादन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, कहीं पर समुद्र जो होते हैं वो सूख जाते हैं। आपने देखा होगा कौन सा अरल सागर चर्चा में रहा था। ठीक है, तो ये दूसरा इसका क्या हुआ? दूसरा आपका ऑप्शन इसका सही हुआ। अब दूसरा सही है तो दूसरा किस में बचा है? तीसरे में तो, बी में तो है नहीं, तो बी में जब दूसरा है नहीं, किस में? सी में, तो ऑप्शन क्या हुआ? सी सही। ठीक है, ऐसे समझ जाओ। तीसरा देख लो, देखने की वैसे जरूरत नहीं, फिर भी देख लो। पिघलते हुए हिमनद कुछ क्षेत्रों में, अगर यहाँ दे देता सभी क्षेत्रों में तो गलत हो जाता। और एक बात आपको बताएं, यूपीएससी ने यही क्वेश्चन दिया था जीएस में, घुमा दिया था आपको। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं गेस करना सीखो। हालांकि आपको नहीं गेस करना, अब तो हम है ना, हम हैं, हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डोंट वेरी बी हैप्पी, लिख के रख दो अपने टेबल पे। पहले जो चिपकाते थे ना कि आईएएस बनेंगे, वो अलग बात थी, उसमें मेहनत नहीं होती थी। आजकल आपको खुद ही लगता होगा यार, सुबह से लेकर शाम तक मास्टर तो हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का पूरी तरह से मतलब क्या बोलते हैं उसको, शोषण ही कर रहा है। ठीक है, वायलेशन कर रहा हमारे फंडामेंटल राइट का। और हो सकता है कुछ बच्चे का सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तो उनको दिल्ली आना पड़ेगा। और कुछ बच्चे हो सकते हैं का हाई कोर्ट अपने गली में ही चले जाओ, और पता चले कि मास्टर आज हाई कोर्ट में ही टहल रहा है, कोई तमिलनाडु जा रहा है मास्टर, कहीं कहीं जा रहा है ना। तो बच्चे परेशान रहते हैं। देख लेते हैं इसमें, पश्चिमी अंटार्कटिका प्रायद्वीप पर तापमान पिछले 5 दशकों में भूमंडलीय औसत से लगभग 5 गुना तेजी से बढ़े हैं। अनुसंधानकर्ताओं की अब पता लगा कि पिघलते हुए हिमनदों के कारण अंटार्कटिक प्रायद्वीप के तटीय जलों में नितल के कुछ जाति विविधता नष्ट हो रही है, जिसका प्रभाव समग्र समुद्र अधस्थल पारितंत्र। अब देखो नाम दे रहा है अधस्थल पारितंत्र, तो ये आपको यहाँ मिल गया अपने आप। यहाँ भाई साहब इसका दूसरा तो सही होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देख लिया कि दूसरा सही है। ठीक है, और दूसरा सही तो तीसरा सही हो जाएगा, पहला अपने आप ही गलत हो गया। ठीक, चलो एक बार दिखा देते हैं। और उनका विश्वास है कि जल में निलंबित अवसाद के बढ़े हुए स्तर तटीय क्षेत्र में छियामाड़ जैव विविधता, कैसे कैसे शब्द आते हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं अपना अगला, हमारे 2 ही क्वेश्चन के आसपास बचे होंगे, क्योंकि बहुत मैंने करा दिया, मेरा मुंह भी थक गया है ना। तो देखते हैं ये वाला, लास्ट ही है ये 2, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि हम लोग कवर कर चुके हैं। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई। भूमंडलीय तापन बारंबार होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। एक बात बताओ, भूमंडलीय तापन जो होता है प्राकृतिक घटना ही है क्या केवल? नहीं भाई, तो ये ए कट गया, डी कट गया। अब आप यहाँ देख लो, बुद्धि लगा लो, 3 तो सही है, 3 को तो हमें चेक ही नहीं करना है ना, 3 को हमें चेक ही नहीं करना, 2 को चेक करो। आसन्न भूमंडलीय तापन का छोटे स्तनपायी जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो चौधरी हैं क्या छोटे स्तनपायी जो उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? ऐसी बातें लोग कर देते हैं। दूसरा गलत हो गया। ठीक है, सी कट गया। अब एक बात बताओ, अगर नहीं भी पता होता ना पहला, तो भी आप पहला कट कर सकते थे, सी कट कर सकते थे, डी कट कर सकते थे, यानी कि दूसरा चेक करते ही आंसर आ जाता। ठीक है, तो 66 आ गया। पढ़ के बताएं क्या इसको? मुंह तो ऐसे थक गया है, चलो पढ़ देते हैं फिर भी। ठीक है, देखिए, किसी अनुसंधान दल ने उल्लू के एक दीर्घकालीन बसेरे, मतलब कोई मिला ही नहीं, उल्लू ही मिला। यूपीएससी भी जानते बच्चे भी उल्लू होंगे जो इसका ऑप्शन गलत करेंगे, इसीलिए उल्लू छोटे स्तनपायी जंतुओं का शिकार करते हैं। दीर्घकाल में एकत्रित होने वाले उन आहारों के उत्सर्जित अपशिष्टों से हमें पूरी पिछली 100 शताब्दियों में छोटे स्तनपायी जंतुओं की बनावट और संरचना की समझ मिलती है। इस अनुसंधान से यह संकेत मिला है कि जब पृथ्वी लगभग 13,000 वर्ष पूर्व तीव्र तापन की अवधि से गुजरी, तब छोटे स्तनपायी जंतुओं का समुदाय स्थिर और प्रकंदी
बना रहा, किंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश से पर्यावरण में मानवकृत कारणों परिवर्तन स्वरूप जय मात्रा ऊर्जा प्रवाह में बड़ी गिरावट आती गई। ऊर्जा प्रवाह से नाटकीय गिरावट का अर्थ यह है कि आधुनिक परिवर्तन में उतनी सहजता से अनुकूलन नहीं हो रहा जितनी सहजता से अतीत में हुआ था, मतलब पूरी तरह से समाप्त नहीं होंगे। समझ गए? तो ये बात है, प्रभाव उन पर भी पड़ा था। क्लियर? तो ये होता है लास्ट लाइन में पूरा आंसर हमारा। चलो बजरंग बली की जय बोलो, लास्ट वाला इसको और कर लें, ठीक है, और फिर जय हिंद जय भारत करें। क्लियर? चलिए इसको देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई। पादप जातियों के बड़े पैमाने पर विलोपन होने का प्रमुख कारण मानव ही रहे। अरे भाई इतनी बेइज्जती मानव की करोगे, सिर्फ मानव ही कारण रहे हैं, पादप जातियां खुद कारण नहीं रही हैं। हद है। तो एक कट कर दो, डी कट हो गया, ये कट हो गया। अब बुद्धि लगाओ, दो तो दोनों में कॉमन है, यानी कि दो हमें नहीं चेक करना है, दो सही ही होगा। इसको कहते हैं टाइम टेकिंग और स्मार्ट स्केलिंग, ठीक है। तो दो तो सही होगा, चेक क्या करना है, 3 4 को चेक करना है, तो 3 4 को चेक कर लो, ठीक है। खाद्य उत्पादन और वितरण की वर्तमान शैली अंततोगत्वा निकट भविष्य में खाद्य की कमी की समस्या की ओर ले जाएगी, ठीक है। हमारी खाद्य सुरक्षा स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों की किस्मों को बचाए रखने की हमारी योग्यता पर निर्भर हो सकती है। भाई तुम कितने भी योग्य हो जाओ ना, खाद्य सुरक्षा तो नहीं कर सकते हो पूरी तरीके से, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। आप अगर योग्य हो जाएंगे, आप अगर अच्छे से खाना पीना बना सकेंगे, आप अगर सस्टेनेबल रूप से काम कर सकेंगे, तो आप इसको सरवाइव कर ले जाएंगे। लेकिन अगर खाद्य उत्पादन और वितरण की वर्तमान शैली ऐसी ही बनी रही, मतलब सस्टेनेबल नहीं रही, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से है, ठीक है, तो निकट भविष्य में खाद्य की कमी हो जाएगी, ठीक है, समस्या की ओर ले जाएगी। समझ गए? तो इतनी बातें समझ गए। तो क्या हुआ यहाँ पे, तीसरा जो ऑप्शन हुआ वो आपका गलत हुआ। ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका? ऑप्शन हमारा सही हुआ यहाँ पे दूसरा और चौथा। अब यहाँ पे एक बात बताएं आपको, अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपका दूसरा तीसरा चौथा होता तो ये सारे सही हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि हाँ ये बात इसमें अगर दी होगी या नहीं दी होगी, दोनों चेक करें। खाद्य की किस्मों का पूरे विश्व में विलोपन हो रहा है और ये तेजी से हो रहा। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में उपजाई जाने वाली सेब की 7000 किस्मों में से 100 बची हैं। फिलीपींस में कभी धान की हजारों किस्में फल फूल रही थी, किंतु अब मुश्किल से 100 किस्मों तक ही उपजाई जा रही। चीन में मात्र 1 शताब्दी पूर्व खेती से प्रयुक्त होने वाली गेहूं की किस्मों में से 90% किस्में विलुप्त हो चुकी हैं। विगत समय में किसानों ने बहुत परिश्रम से अपने स्थानीय जलवायु और पर्यावरण की विलक्षणताओं की काफी अनुरूप फसलों को उपजाया और विकसित किया। हाल के पिछले वर्षों में कुछ थोड़ी सी भारी उपज वाली किस्मों पर और खाद्य के प्रौद्योगिकी चालित उत्पादन तथा वितरण पर हमारी भारी निर्भरता के कारण खाद्य फसलों की विविधता में कमी हो रही। यदि कोई उत्परिवर्तनकारी फसल होगी या भावी जलवायु परिवर्तन उन कुछ फसल पादपों का संहार करते हैं। कुछ का कह रहा है, यहाँ पे हमने सभी पढ़ा था, जिन पर हम अपनी बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के निर्भर हो चुके हैं, तो हमारे लिए उन किस्मों की ओर घोर आवश्यकता होगी जो इन्हें हमने विलुप्त हो जाने दिया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, खाद्य उत्पादन और वितरण की वर्तमान शैली अंततोगत्वा निकट भविष्य में खाद्य की कमी की समस्या की ओर ले जाएगी। ये तो बात यहाँ नहीं कर रहा, कुछ फसलों की बात कर रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा सही हो गया और हमारा चौथा सही हो गया, ठीक है। इसको 2 से 3 बार पढ़िए, अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ वास्तव में। देखो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है ना कि हम जल्दी समझ जाते हैं और आपको तुरंत नहीं समझ में आ पाता। वही बात है, यही तो धीरे धीरे आपको सिखाना है और 7 पार्ट में हम आपको सिखा देंगे, ठीक। तो ये हो गया। बाकी देखें और कोई पैसेज है क्या? 67 तक तो हो ही गए, 71 तक हो ही गए, 73 भी हो गए भाई साहब, ठीक है, 75 भी हो गए। ये तो पैसेज नहीं है, ये तो आपका पजल है, ठीक है, ये भी आपका पैसेज नहीं हो गया। 80 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया पेपर पूरा कंप्लीट। इतने रफ के पेज आपको मिलते हैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास क्या कहें, बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी क्लास आपको, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि 2018 के पेपर। देखो जितने जल्दी जल्दी हम आप पेपर करते जाएंगे ना, उतना ही आपको इजी लगने लगेगा। जैसे आज का आपको बहुत इजी लगा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी मैंने कहा कि आप लोग पेपर निकलवा लीजिए, आपके काम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पेपर जिसको भी निकलवाना हो और जिसके पास पैसे की दिक्कत हो, ठीक है, वो हमें पहले बता जरूर देना कि सर हमारे यहाँ फोटोस्टेट का ऐसा पैसा चल रहा है। क्योंकि कुछ बच्चों ने क्या किया, 4 रुपए में भी फोटोकॉपी करवाई है।
तो सोचो अगर आप लोग 350 पेज करवाओगे और इंटू में 4 कर दूंगा, ठीक है, तो 0 5 को 20 4 3 12 13 1400 रुपये का तो सिर्फ इसी का पेपर हो गया, है ना। तो फिर वही बात, तो 10 बच्चों को अगर हो गया तो 14,000 हो गया, तो फिर दिक्कत करेगा। ठीक, तो एक जो मिनिमम अमाउंट है उस हिसाब से अगर आप किसी अच्छे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस इतनी मैं करा दूंगा आपको बैक ईयर। अच्छा, मैं दे तो वही रहा हूँ ना आपको, तो इसलिए भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लासेस समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ। इंपॉर्टेंट घटनाओं के क्या, कॉम्प्रीहेंशन के साथ डे 3 में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए। और लास्ट में बोलना था क्या, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।